स्वागत है नॉवल डायरीज में, जहां कहानियां जिंदा होती हैं और कल्पनाओं को पंख मिलते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का अध्याय। अध्याय 21, नए खतरे का सामना। महल के विशाल द्वार धीरे धीरे बंद हो रहे थे जब आर्या और उसके मित्र जादू की दुनिया की ओर बढ़े। पिछली लड़ाई में मिली जीत की खुशी अभी भी उनके मन में ताजी थी, लेकिन हवा में एक अजीब सी अनिश्चितता थी। जंगल की हल्की सरसराहट, दूर से आती बुरी गंध और पेड़ों के बीच से गुजरती रहस्यमय छाया, ये सब एक नए खतरे की चेतावनी दे रहा था। आर्या ने अपने दोस्तों की ओर देखा। हमें सतर्क रहना होगा। पिछली लड़ाई केवल एक परिचय थी। मुझे लगता है कि इस बार खतरा कहीं अधिक शक्तिशाली और योजनाबद्ध है। सोफिया ने जादू की ऊर्जा का आकलन किया। हाँ, और मुझे डर है कि यह खतरा केवल बाहरी हमला नहीं होगा। ये हमारी कमजोरियों, हमारी रणनीतियों और हमारे विश्वास की परीक्षा लेगा। हमें पूरी तरह से तैयार रहना होगा। लियो ने अपनी तलवार की धार महसूस की। हमारी टीम वर्क हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, लेकिन इस बार हमें न केवल अपनी शक्ति, बल्कि अपने विवेक और बुद्धि का भी उपयोग करना होगा। एरियल ने हवा में हल्की लहरें दौड़ाई। हवा बता रही है कि यह खतरा केवल महल तक ही सीमित नहीं है। ये पूरे क्षेत्र और हमारी सीमाओं तक फैला हुआ है। हमें जादू की दुनिया के नियमों को समझकर आगे बढ़ना होगा। कायरा ने जमीन पर हाथ रखा और उसकी ऊर्जा को महसूस किया। जमीन कह रही है कि हमें रास्ता चुनने में सावधानी बरतनी होगी। हर कदम पर जादू की शक्ति सक्रिय है। गलत निर्णय हमारी हार का कारण बन सकते हैं। आर्या ने फीनिक्स की आग को अपनी हथेली में बुलाया। लाल और सुनहरी लपटें चारों ओर फैल गईं। तो ये हमारी असली परीक्षा है। हम इसे अकेले नहीं, बल्कि साथ में पार करेंगे। चलो, नए खतरे का सामना करते हैं। जैसे ही वे जंगल की ओर बढ़े, अचानक एक जोरदार विस्फोट हुआ। धरती हिल गई और हवा में तेज झोंके दौड़ गए। एक विशाल, अज्ञात जादूगर, जिसकी आंखों में लाल और नीली ज्वालाएं चमक रही थी, उनके सामने प्रकट हुआ। उसकी गहरी आवाज ने जंगल की हवा को कांपने पर मजबूर कर दिया। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं बनी है, आर्या ने लहराते हुए कहा। हम अपनी दुनिया की रक्षा के लिए आए हैं। तुम जो भी सोच रहे हो, हम उसे रोकेंगे। जादूगर ने केवल हंसकर कहा। तुम सोचते हो कि तुम्हारी ताकत पर्याप्त है। तुम्हारी जीत केवल शुरुआत थी। अब असली खेल शुरू होता है। और फिर उसने अपनी जादुई छड़ी उठाई और चारों ओर अजीब तरह की ऊर्जा फैल गई। पेड़ हिलने लगे, जमीन दरकने लगी और हवा में तेजी से घूमती लहरें पैदा हो गईं। एरियल ने हवा की शक्ति से झोंकों को टालने की कोशिश की। कायरा ने धरती की ऊर्जा से दरारों को बंद किया। सोफिया ने जादू की ढाल बनाई। द्रान ने भविष्य दृष्टि का उपयोग करके अगले हमले का अनुमान लगाया। आर्या ने अपनी आग की ऊर्जा को पूरी तरह से जागृत किया। लाल और सुनहरी लपटें उनके चारों ओर घूमकर जादूगर की दिशा में बढ़ी। हम एक साथ हैं, और हम हार नहीं मानेंगे, जादूगर ने उन्हें चुनौती देते हुए कहा। तो दिखाओ कि तुम कितने सक्षम हो। ये सिर्फ शक्ति नहीं, बल्कि तुम्हारे साहस, रणनीति और संयम की परीक्षा है। जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, आर्या ने महसूस किया कि यह जादूगर सामान्य नहीं है। उसकी शक्ति अद्भुत थी। वह हवा, जल, धरती और आग को अपने अनुसार नियंत्रित कर सकता था। आर्या ने फीनिक्स की आग को गोलाकार तरंगों में फैलाया। सोफिया ने मानसिक शक्ति का उपयोग करके जादूगर के हमलों को अस्थिर किया। एरियल ने हवा की लहरों को दिशा बदलकर उनके पक्ष में किया। कायरा ने धरती की शक्ति से जादूगर के चारों ओर दीवारें खड़ी कर दी। द्रान ने भविष्य दृष्टि के माध्यम से समय से पहले आने वाले हमलों का पूर्वानुमान किया। लेकिन जादूगर ने उनके हर प्रयास को नष्ट कर दिया। तुम लोग केवल शुरुआत कर रहे हो, लेकिन असली शक्ति अभी सामने आई है, उसने गर्जना की। आर्या ने महसूस किया कि केवल शक्ति का उपयोग पर्याप्त नहीं है। उन्हें जादू और रणनीति का संयोजन करना होगा। हम केवल लड़ाई नहीं करेंगे, हमें उसकी रणनीति को समझना होगा, उसकी कमजोरियों को खोज निकालना होगा, उसने कहा। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा। आर्या, मुझे लगता है कि हम इसे अकेले नहीं बल्कि एक टीम के रूप में हराएंगे। हमारी ताकत हमारी दोस्ती और संयोजन में है। आर्या ने सिर हिलाया और कहा। तो चलो, उसकी हर चाल का जवाब मिलकर दें। हम इसे हारने के लिए तैयार हैं। आर्या और उसके दोस्तों ने जादूगर की चालों का विश्लेषण करना शुरू किया। जैसा कि जादूगर हर दिशा से हमला करता,
उनकी टीम ने अपनी शक्तियों का संयोजन किया। एरियल हवा की ताकत से जादूगर के हमलों को धीमा कर देती। कायरा जमीन की ऊर्जा से जादूगर की गति को बाधित करती। सोफिया मानसिक शक्ति से जादूगर की ध्यान क्षमता को भ्रमित करती। द्रान भविष्य दृष्टि से हर हमले की संभावना का अनुमान लगाता। आर्या अपनी आग की लपटों से जादूगर को घेरे में लेती और उसके हमलों का जवाब देती। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ी, आर्या ने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक लड़ाई नहीं है, यह उनके धैर्य, संयम और रणनीति की परीक्षा है। आर्या ने सोचा, अगर हम हर शक्ति को अलग अलग प्रयोग करेंगे, तो हमें उसकी कमजोरियों को समझने में मदद मिलेगी। हमें संयोजन की ताकत का उपयोग करना होगा। उन्होंने चारों ओर अपनी आग की लपटें फैलाईं और जादूगर को घेर लिया। सोफिया ने मानसिक शक्ति से उसकी धैर्य शक्ति को कमजोर किया। एरियल और कायरा ने मिलकर उसे जकड़ लिया। द्रान ने भविष्य दृष्टि से उसे हर संभावित पल में भ्रमित कर दिया। जादूगर हैरान रह गया और पीछे हटने लगा। जैसे ही लड़ाई अपने चरम पर पहुंची, आर्या ने महसूस किया कि जादूगर की शक्ति एक अदृश्य स्रोत से आती है। उसने फीनिक्स की आग से उस ऊर्जा के स्रोत को खोजने की कोशिश की। लाल और सुनहरी लपटें चारों ओर घूमती हुई अदृश्य शक्ति की ओर बढ़ी। और तभी जादूगर की असली कमजोरी प्रकट हुई। उसकी शक्ति का स्रोत एक प्राचीन क्रिस्टल था, जिसे वह अपने भीतर छिपा रहा था। आर्या ने अपने दोस्तों से कहा, अब हम उसकी कमजोरी को खत्म कर सकते हैं। सभी तैयार हो जाओ, ये हमारी अंतिम चाल है। एरियल ने हवा की तेज लहरें भेजी। कायरा ने धरती से क्रिस्टल की स्थिति को स्थिर किया। सोफिया ने जादूगर की मानसिक ऊर्जा को बाधित किया। द्रान ने भविष्य दृष्टि से हमलों का सही समय निर्धारित किया। और आर्या ने अपनी फीनिक्स की आग को केंद्रित करके क्रिस्टल पर प्रहार किया। क्रिस्टल फट गया और जादूगर की शक्ति नष्ट हो गई। जादूगर जमीन पर गिर पड़ा और उसकी लाल नीली ज्वालाएं बुझ गईं। आर्या ने धीरे धीरे अपनी आग को शांत किया। हमने इसे किया। ये सिर्फ हमारी शक्ति का नहीं, बल्कि हमारी टीम वर्क और विश्वास की जीत है। सोफिया ने हंसते हुए कहा, हमारी दोस्ती और संयोजन ने इस खतरे को हराया। ये सिर्फ शुरुआत नहीं, बल्कि हमारी असली यात्रा की दिशा है। लियोन ने तलवार नीचे रखी और कहा, हमने ये साबित कर दिया कि अकेले कोई भी जादूगर इतनी शक्ति नहीं रख सकता जितनी हमारी टीम वर्क में है। ये हमारी असली ताकत है। लड़ाई के बाद आर्या ने अपने दोस्तों के साथ विश्राम किया। उन्होंने महसूस किया कि यह यात्रा केवल लड़ाई नहीं है, बल्कि सीखने और समझने की भी है। आर्या ने फीनिक्स की आग को धीरे धीरे शांत किया। हमने नया खतरा हराया, लेकिन ये केवल पहला था। हमारी यात्रा अभी लंबी है। हमें तैयार रहना होगा, सीखना होगा और अपनी शक्ति को नियंत्रित करना होगा। सोफिया ने सिर हिलाया। अब हम जानते हैं कि हमारी टीम वर्क हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अकेले कोई भी चुनौती हमें रोक नहीं सकती। एरियल ने हवा की हल्की लहरों को महसूस किया। आगे और भी खतरनाक रहस्य हैं, लेकिन हम उन्हें पार करेंगे। हमारी यात्रा जारी है। कायरा ने जमीन से ऊर्जा महसूस की और कहा, हमारी समझ और संयम हमें हर राह पर जीत दिलाएगी। अब हम अपने नए यात्रा के अगले अध्याय के लिए तैयार हैं। आर्या ने दोस्तों की ओर देखा और मुस्कुराई। तो चलो, नए दोस्त, नए रहस्य और नए खतरे हमारा सामना करेंगे। हमारी यात्रा अब शुरू हुई है, और अब इसे अंत तक पूरा करेंगे। जैसे ही सूरज की पहली किरण जादू की दुनिया में पड़ी, आर्या ने महसूस किया कि यह सिर्फ शुरुआत थी। एक नई राह, नए खतरों और नई सीखों के साथ उनकी यात्रा आगे बढ़ रही थी। अध्याय 22, जादू की दुनिया। सूरज की पहली किरणों ने महल के गगनचुंबी टॉवर पर सुनहरी रोशनी बिखेरी। आर्या ने अपनी आंखें खोली और गहरी सांस ली। पिछली लड़ाई ने उसे शारीरिक और मानसिक रूप से थका दिया था, लेकिन उसके दिल में उत्साह की लहर दौड़ रही थी। महल के विशाल द्वारों से बाहर निकलते हुए उसने अपने दोस्तों की ओर देखा। सोफिया ने उत्सुकता से कहा, आर्या, ये जगह, मुझे लगता है कि हम कुछ ऐसा देखेंगे जो हमारी कल्पना से परे है। जादू की दुनिया केवल किताबों और कहानियों में नहीं, बल्कि वास्तविकता में भी है, और हम उसे खोजने जा रहे हैं। आर्या ने अपनी आग की शक्ति को हल्का किया, जिससे उसके चारों ओर सुनहरी लपटें नाच रही थीं। हमारे रास्ते में आने वाले सभी रहस्यों का सामना करना होगा, और इस बार ये यात्रा महल के बाहर, जादू की असली दुनिया में होगी। लियोन ने तलवार की धार महसूस की और दृढ़ता से कहा, हमें तैयार रहना होगा।
पिछली लड़ाई ने हमें सिखाया कि शक्तिशाली जादूगर अकेले भी खतरा हो सकते हैं। इस बार हमें पूरी तरह से सचेत रहना होगा। एरियल ने हवा की हल्की लहरें महसूस की और बोली, हवा कह रही है कि हमारे आगे कई रहस्य हैं। हम नए जादूगरों से मिलेंगे और हमें उनके इरादों को समझना होगा। केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि समझ और संयम भी जरूरी है। कायरा ने जमीन पर हाथ रखा और ऊर्जा महसूस की। धरती बता रही है कि यह जगह जादू की दुनिया की केंद्र भूमि है। यहाँ की ऊर्जा अप्रत्याशित है, और जो इसे नियंत्रित करेगा, वही इस दुनिया का भविष्य तय करेगा। आर्या ने फीनिक्स की आग को हल्की चालाकी से चमकाया। तो चलो, नई दुनिया, नए रहस्य और नए खतरों का सामना करने का समय आ गया है। जैसे ही वे महल के गेट से बाहर निकले, उनके सामने एक विशाल द्वार प्रकट हुआ। ये द्वार किसी साधारण धातु से नहीं, बल्कि जादुई ऊर्जा की तरंगों से बना था। उसकी सतह पर चमकते हुए प्राचीन रून और प्रतीक इस बात का संकेत दे रहे थे कि जो भी इस द्वार से गुजरता है, उसे जादू की दुनिया की पूर्ण चेतना प्राप्त होगी। आर्या ने गहरी सांस ली और कहा, ये द्वार केवल हमारी क्षमता और साहस की परीक्षा ले रहा है। हमें विश्वास के साथ आगे बढ़ना होगा। सोफिया ने सहमति में सिर हिलाया। हम एक टीम हैं। अकेले किसी का सामना करना मुश्किल है, लेकिन साथ में हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। जैसे ही उन्होंने द्वार को पार किया, उन्हें एक अजीब सी गर्मी और हल्की झंझावात महसूस हुई। चारों तरफ अदृश्य शक्तियां दौड़ रही थीं। हवा, जल, धरती और अग्नि की तरंगें उनके चारों ओर नाच रही थीं। आर्या ने अपने हाथ फैलाए और फीनिक्स की आग को चारों ओर फैलाया। हमें इसका उपयोग अपने फायदे के लिए करना होगा। जादू की दुनिया हमें केवल चुनौती नहीं देगी, बल्कि हमारी शक्तियों को भी बढ़ाएगी। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक विशाल मैदान दिखाई दिया। यह मैदान सामान्य नहीं था। जमीन चमक रही थी, पेड़ हवा के साथ नाच रहे थे, और हवा में रहस्यमय स्वर सुनाई दे रहे थे। एरियल ने हवा की ऊर्जा का अनुभव किया। ये जगह जीवित है। यहाँ हर तत्व, हर ऊर्जा, हर ध्वनि हमारे साथ संवाद कर रही है। हमें समझना होगा कि कौन मित्र है और कौन शत्रु। कायरा ने जमीन पर हाथ रखा। ध्यान रखो, हर कदम पर जादू सक्रिय है। एक गलत कदम हमारे लिए खतरा बन सकता है। लियोन ने तलवार उठाए और सावधानी बरती। हमें हर दिशा में देखने की जरूरत है। कोई भी शक्तिशाली जादूगर हमारी ताकत को चुनौती दे सकता है। जैसे ही वे मैदान के बीचों बीच पहुंचे, उन्हें नए जादूगर दिखाई दिए। कुछ दोस्ताना थे, कुछ संदेहपूर्ण। पहली मुलाकात हुई एक युवती से, जिसका नाम था एलिसा। उसकी आंखों में चमक और ऊर्जा की तरंगें थीं। एलिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, आप लोग नए हैं, है ना? मैं एलिसा हूँ। ये जगह केवल शक्तिशाली और बुद्धिमान जादूगरों के लिए खुलती है। अगर आप इसे पार कर सकते हैं, तो आप इसकी वास्तविक शक्ति के हकदार हैं। आर्या ने उत्सुकता से पूछा, हम इस जगह के नियम और यहाँ की शक्ति के बारे में सीखना चाहते हैं। क्या आप हमारी मदद करेगी? एलिसा ने सिर हिलाया। शुरुआत में केवल सीखना ही पर्याप्त नहीं है। इस जगह में हर कदम चुनौती है। शक्ति, संयम और बुद्धि तीनों का संयोजन जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण टीम वर्क। सोफिया ने मुस्कुराते हुए कहा, हम पहले से ही एक टीम हैं। साथ में हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके बाद एक लड़का आया, जिसका नाम था रिक्टर। उसकी ऊर्जा में अजीब सी कठोरता थी। रिक्टर ने कहा, ये जगह सिर्फ दोस्ती और शक्ति का खेल नहीं है। जो कमजोर है, उसे इसे पार करने का हक नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम वास्तव में क्या कर सकते हो। आर्या ने फीनिक्स की आग को हल्की चमक दी। हम कमजोर नहीं हैं। हम हर चुनौती का सामना करेंगे, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। जादू की दुनिया में प्रवेश करने के बाद आर्या और उसके दोस्तों को पता चला कि यहाँ हर दिन एक नई परीक्षा होती है। पहला अभ्यास था आग और जल का संयोजन। आर्या को अपनी आग और जल का संतुलन सीखना था। सोफिया ने उसे सलाह दी, आर्या, याद रखो, शक्ति को नियंत्रण में रखना सबसे बड़ा जादू है। जब तुम आग को जल के साथ संयोजित करोगी, तब तुम्हारी असली शक्ति सामने आएगी। आर्या ने फीनिक्स की आग को पानी की तरंगों में मिलाया। लाल और सुनहरी लपटें नीले पानी में घुल गईं, और एक चमकती ऊर्जा की गेंद बन गई। द्रान ने देखा और कहा, तुमने केवल अपनी शक्ति नहीं दिखाई, बल्कि संयम और नियंत्रण भी दिखाया। यही जादू की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण गुण है।
इसके बाद उन्हें धरती और हवा का संयोजन सीखना पड़ा। कायरा और एरियल ने उन्हें दिशा और संतुलन सिखाया। हर दिन नई चुनौतियां थीं। जादू की भूल भुलैया में रास्ता ढूंढना, प्रतिकूल मौसम में जादू का नियंत्रण बनाए रखना, मनोवैज्ञानिक जादू का सामना करना, जो डर और संदेह पैदा करता था। आर्या ने हर चुनौती का सामना करते हुए अपनी क्षमता को और निखारा। उसका आग का जादू पहले से अधिक शक्तिशाली और नियंत्रित हो गया। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान अचानक एक छायादार जादूगर प्रकट हुआ। उसकी ऊर्जा इतनी घनी थी कि हवा में हल्की झंझावात और धरती में हल्की कंपन होने लगी। छायादार जादूगर ने कहा, मैं देखना चाहता हूं कि तुम केवल सीखने तक सीमित रहोगी या अपनी शक्ति का असली उपयोग कर सकती हो। यदि तुम जीत गई, तो जादू की दुनिया की गहरी रहस्यमयी शक्तियों तक पहुंच पाओगी। आर्या ने फीनिक्स की आग को चमकाया और कहा, हम केवल सीखने नहीं आए हैं, हम इस दुनिया में अपने स्थान के लिए खड़े हैं। सोफिया, लियोन, एरियल, कायरा और द्रान ने साथ दिया। जैसे जैसे लड़ाई शुरू हुई, आर्या ने महसूस किया कि यह मुकाबला सिर्फ शक्ति का नहीं, बल्कि रणनीति, संयम और टीमवर्क का था। फीनिक्स की आग और धरती, जल, हवा की शक्तियों का संयोजन करते हुए उन्होंने छायादार जादूगर को मात दी। छायादार जादूगर के हराने के बाद आर्या ने महसूस किया कि यह केवल प्रारंभिक परीक्षा थी। एलिसा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने शुरुआत में सफलता पाई है, लेकिन जादू की दुनिया में रहस्य और खतरे अनंत हैं। अब तुम्हें और अधिक गहरी समझ, अधिक शक्ति और अधिक संयम की आवश्यकता होगी। आर्या ने सिर हिलाया, हम तैयार हैं। अब तक की यात्रा ने हमें सिखाया कि शक्ति के साथ संयम और दोस्ती भी जरूरी है। अगली चुनौती चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, हम सामना करेंगे। सोफिया ने उत्साहित होकर कहा, हमने एक दूसरे को समझा है, और यही हमारी असली ताकत है। अब कोई भी जादूगर हमें रोक नहीं सकता। जैसे ही सूरज की रोशनी जादू की दुनिया में फैल रही थी, आर्या और उसके दोस्तों ने महसूस किया कि यह यात्रा केवल शुरू हुई है। अध्याय 23, सोफिया का रहस्य। जादू की दुनिया की विशाल मैदानों और रहस्यमयी ऊर्जा के बीच आर्या ने महसूस किया कि हर कदम पर केवल शक्ति ही नहीं, बल्कि विश्वास और समझ की भी परीक्षा होती है। पिछली लड़ाइयों ने उसे और उसके दोस्तों को न केवल शक्तिशाली बनाया था, बल्कि उनमें आपसी विश्वास की डोर भी मजबूत कर दी थी। सोफिया, जो अक्सर आर्या के लिए चुनौती और बाधा दोनों रही थी, आज उसके साथ गंभीर मुद्रा में खड़ी थी। उनके चेहरे पर अनकहा तनाव और अदृश्य भय की झलक थी। आर्या ने धीरे से पूछा, सोफिया, क्या तुम ठीक हो? तुम्हारा मूड कुछ अलग लग रहा है। तुम हमेशा इतनी मजबूत और चतुर रही हो, लेकिन आज तुम्हें कुछ छुपाने की जरूरत है, ऐसा लगता है। सोफिया ने कुछ पल तक चुप्पी साधी। उसके नीले आंसुओं जैसे चमकते हुए आंखों में भावनाओं का तूफान था। आखिरकार उसने गहरी सांस ली और बोली, आर्या, तुम्हें वह सब जानना चाहिए जो मैंने अब तक छुपाया है। मेरा परिवार, मेरी असली ताकत, और वह वजह जिसकी वजह से मैं हमेशा अकेली रही हूँ। आर्या ने अपनी हाथ की आग को हल्का किया और सोफिया की ओर झुकी। तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। जो भी सच है, मैं समझूंगी। मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी। सोफिया ने एक छोटे से कदम पीछे लिया और अपने हाथों को कसकर मोड़ा। ठीक है, मैं बताती हूँ। मेरे परिवार का नाम डाकमोर है। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली जादूगर परिवार है, जिसकी शक्ति की कहानियां जादू की दुनिया में सदियों से बताई जाती रही हैं। लेकिन ये शक्ति सिर्फ बाहरी नहीं, बल्कि अंदरूनी शक्ति से जुड़ी है, जो केवल खून के संबंध और मानसिक दृढ़ता से जागृत होती है। आर्या ने चौंक कर पूछा, तो क्या तुम्हारी ताकत उस परिवार की वजह से है? सोफिया ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, लेकिन यह आसान नहीं था। डाकमोर परिवार में हर सदस्य को अपनी शक्ति के साथ कई परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। मेरे माता पिता ने मुझे बचपन से ही सिखाया कि शक्ति केवल बाहरी आभूषण नहीं है। ये जिम्मेदारी है, और इसी जिम्मेदारी ने मुझे हमेशा अकेला रखा। आर्या ने समझने की कोशिश की। तो यही कारण है कि तुम हमेशा दूसरों से दूरी बनाती रही। सोफिया की आंखों में एक नमी झलक गई। हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि कोई मेरी कमजोरी या डर को देखे। मेरे परिवार की ताकत का बोझ इतना भारी है कि यदि कोई गलत हाथों में पड़ जाए, तो परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। इसलिए मैंने हमेशा खुद को अलग रखा। लेकिन तुम्हारे साथ, मैं ये भरोसा महसूस करती हूँ कि तुम मेरे साथ खड़ी रहोगी। आर्या ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया।
हम दोस्त हैं, सोफिया। चाहे तुम्हारा अतीत कैसा भी हो, चाहे तुम्हारी ताकत कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम साथ हैं। अब मुझे तुम्हारा पूरा रहस्य बताओ। सोफिया ने गहरी सांस ली और उसे एक पुराने, चमकते हुए काले क्रिस्टल की ओर इशारा किया। ये डाकमोर परिवार की शक्ति का स्रोत है। इसे केवल सही व्यक्ति ही नियंत्रित कर सकता है। लेकिन इसे छूने और जागृत करने के लिए तुम्हें परीक्षण से गुजरना पड़ता है। जब मैंने इसे पहली बार छुआ, तो मेरी शक्ति इतनी बढ़ गई कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी। और यही कारण है कि मैंने हमेशा अपनी ताकत को छुपाया। आर्या ने क्रिस्टल की ओर ध्यानपूर्वक देखा। उसकी सतह पर गहरी नीली और काली लपटें नाच रही थीं। ये तो बहुत खतरनाक लगता है। अगर गलत हाथों में गया तो? सोफिया ने धीरे से कहा। हाँ, और यही वजह है कि मेरे परिवार ने मुझे सिखाया कि शक्ति का सही उपयोग ही सबसे बड़ा जादू है। मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूँ, ताकि तुम समझ सको कि मेरी हर चाल, मेरी हर रणनीति केवल सुरक्षा और जिम्मेदारी के लिए थी, न कि छल या विश्वासघात के लिए। आर्या ने उसकी बात को महसूस किया। तो अब हमें मिलकर इसे नियंत्रित करना होगा। सोफिया ने सिर हिलाया और क्रिस्टल को हाथ में उठाया। हाँ, और यह केवल शुरुआत है। जादू की दुनिया में बहुत कुछ ऐसा है, जो अब तक मैंने छुपाया था। हमारे सामने बड़ी चुनौतियां हैं, और यदि हम अकेले लड़ेंगे, तो असफल हो जाएंगे। केवल एकजुट होकर ही हम इस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल कर सकते हैं। आर्या ने उसकी आंखों में दृढ़ता देखी। ठीक है, हम साथ हैं। अब कोई रहस्य नहीं, कोई डर नहीं। हम एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे। सोफिया ने हल्की मुस्कान दी। आर्या, तुम्हारे साथ खड़े रहना, यह मेरे लिए नई शुरुआत है। अब मैं केवल अकेली नहीं हूँ। सोफिया ने आगे बढ़ते हुए अपने अतीत के और पहलुओं को साझा किया। जब मैं छोटी थी, मेरे परिवार ने मुझे सबसे कठिन प्रशिक्षण दिया। हमें केवल जादू नहीं, बल्कि मानसिक दृढ़ता, रणनीति और आत्मनियंत्रण भी सिखाया गया। ये दुनिया केवल शक्तियों की नहीं, बल्कि मानसिक ताकत की भी परीक्षा लेती है। मेरी उम्र के बहुत से साथी इस परीक्षा में असफल हो गए, और उनके परिणाम विनाशकारी रहे। आर्या ने ध्यान से सुना। और तुम्हें इस सब का सामना कैसे करना पड़ा? सोफिया ने आंखें झुकाईं। पहले तो मैं डर गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा कि शक्ति को स्वीकार करना ही सबसे बड़ी ताकत है। और जब मैं तुम्हारे साथ मिली, मैंने महसूस किया कि अकेले रहकर कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। दोस्ती, विश्वास और एकजुटता, यही असली शक्ति है। सोफिया के शब्दों ने आर्या के दिल में गहराई से जगह बनाई। अब वह समझ गई थी कि सोफिया की हर चाल, हर रहस्य और हर दूरी केवल सुरक्षा और जिम्मेदारी के लिए थी। आर्या और सोफिया ने मिलकर डाकामोर क्रिस्टल की शक्ति का अभ्यास शुरू किया। आर्या ने अपने फीनिक्स आग को क्रिस्टल के साथ मिलाया। लाल और सुनहरी लपटें नीले और काले ऊर्जा तरंगों के साथ मिश्रित हुईं। सोफिया ने अपनी शक्ति को संतुलित किया और कहा, ध्यान रखो, आर्या, इस शक्ति का नियंत्रण केवल शारीरिक शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक संयम और भावनाओं के संतुलन से होता है। आर्या ने गहरी सांस ली और फीनिक्स की आग को नियंत्रित किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि क्रिस्टल उसकी आग के साथ तालमेल बैठा रहा है। यह न केवल शक्ति बढ़ा रहा था, बल्कि उसकी समझ और ऊर्जा को भी विकसित कर रहा था। सोफिया ने उत्साहित होकर कहा, तुम समझ रही हो, ये केवल शुरुआत है। हमारी असली परीक्षा अभी बाकी है। जादू की दुनिया में कई ऐसे खतरे हैं, जो केवल व्यक्तिगत शक्ति से नहीं, बल्कि संयम और दोस्ती से ही पार किए जा सकते हैं। अभी जब वे अभ्यास कर रहे थे, अचानक हवा में एक अजीब सी कंपकंपी फैल गई। जादू की दुनिया ने उन्हें चेतावनी दी। एलिसा की आवाज दूर से गूंजी। सोफिया, आर्या, सावधान, एक नई शक्ति जाग रही है। ये केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि चालाक और खतरनाक भी है। इस दुनिया की असली चुनौती अब शुरू होती है। सोफिया ने आर्या की ओर देखा। आर्या, हमें तैयार रहना होगा। ये शक्ति हमें केवल मजबूत नहीं बनाएगी, बल्कि हमसे हमारी बुद्धि और संयम की परीक्षा भी लेगी। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना होगा। आर्या ने फीनिक्स की आग को तेज किया और दृढ़ता से कहा, हम तैयार हैं। अब कोई भी चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों न हो, हम सामना करेंगे। हम अकेले नहीं हैं, हम साथ हैं। सोफिया ने हल्की मुस्कान दी और क्रिस्टल को अपनी ओर खींचा। हाँ, आर्या, अब हम केवल दोस्त नहीं, बल्कि एक टीम हैं।
और हमारी शक्ति अब अनंत हो सकती है यदि हम सही दिशा में इसका उपयोग करें। जैसे ही सूरज की रोशनी जादू की दुनिया के नीले और काले ऊर्जा तरंगों में चमकने लगी, आर्या और सोफिया ने महसूस किया कि उनका एकजुट होना केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरी जादू की दुनिया के संतुलन के लिए जरूरी है। अध्याय 24 महल पर हमला। महल की दीवारें सदियों की सुरक्षा और शक्ति का प्रतीक थीं। विशाल और भव्य, ये दीवारें शाही परिवार की गाथा कहती थीं, लेकिन आज का दिन सामान्य नहीं था। आर्या, सोफिया और राजकुमार लियोन महल के मुख्य हॉल में खड़े थे। हवा में तनाव और अनिश्चितता की खुशबू थी। आर्या अपने आग के जादू का अभ्यास कर रही थी, लेकिन उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी। उसे कुछ महसूस हो रहा था, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति महल के भीतर अपने पैर फैला रही थी। आर्या, क्या तुम्हें कुछ महसूस हो रहा है? लियोन ने सवाल किया। उसकी आवाज में चिंता की झलक थी। आर्या ने अपने हाथ फैलाए और आग की लपटें हवा में नाचने लगी। हाँ, कुछ गड़बड़ है। ये केवल मेरा डर नहीं है। कुछ शक्तिशाली लेकिन चालाक महल के भीतर घुस आया है। सोफिया ने उसके पास कदम बढ़ाया और अपनी नीली ऊर्जा को तैयार किया। हमें तैयार रहना होगा। यह कोई सामान्य हमला नहीं होगा। इसका उद्देश्य केवल शक्ति का परीक्षण करना है। वही समय था जब अचानक मुख्य गेट पर एक गहरी ध्वनि गूंजी। धातु की कड़कती आवाज और भारी कदमों की गूंज ने पूरे महल में डर फैला दिया। गेट की तरफ देखते ही विशाल काले किले के साए में कुछ अदृश्य प्राणी प्रकट हुए। उनके शरीर धुंधले और खतरनाक ऊर्जा से भरे हुए थे। ये कौन है? आर्या ने घबराहट के साथ पूछा। लियोन ने गंभीरता से कहा, ये अज्ञात शक्ति के सैनिक हैं। ये केवल एक शुरुआत है। यदि हम उन्हें रोक नहीं पाए, तो महल पूरी तरह से खतरे में आ जाएगा। आर्या ने अपनी आग को तेज किया। उसकी लाल और सुनहरी लपटें हवा में नाच रही थीं। सोफिया ने भी अपनी नीली ऊर्जा को सामने लाया। दोनों की शक्तियों ने महल के वातावरण को रोशन कर दिया। अचानक अज्ञात प्राणियों ने हमला किया। उनकी गति इतनी तेज थी कि मानो हर कदम हवा को चीर रहा हो। आर्या ने तुरंत फीनिक्स की आग को गोलाकार संरचना में फैलाया, जिससे उनके रास्ते में आग की दीवार खड़ी हो गई। सोफिया ने अपनी नीली ऊर्जा के गोले प्रक्षेपित किए, जो प्राणियों की दिशा को बदलने लगे। लेकिन उनकी संख्या इतनी अधिक थी कि प्रत्येक हमले पर दोबारा ध्यान देने की जरूरत थी। लियोन ने तलवार उठाए और सैनिकों के सामने खड़े होकर उनका सामना किया। उसके हर वार में जादू की ऊर्जा थी, लेकिन आर्या ने महसूस किया कि यह केवल शारीरिक और जादुई शक्ति से नहीं, बल्कि रणनीति और मानसिक संतुलन से जीता जा सकता है। आर्या ने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आग को शांत किया। अचानक उसकी आग ने स्वरूप बदला। लाल और सुनहरी लपटें अब एक गोलाकार प्रोटेक्टिव शील्ड बन गईं। प्राणियों के प्रत्येक हमले को झेलते हुए ये शील्ड उन्हें पीछे धकेल रही थी। आर्या, बहुत अच्छा, सोफिया ने उत्साहित होकर कहा। हमारी रणनीति सिर्फ हमले से नहीं, बल्कि उन्हें नियंत्रित करने से भी है। हमें उन्हें महल के मुख्य हॉल तक आने से रोकना होगा। जैसे ही प्राणियों को रोकने की कोशिश हुई, एक अज्ञात शत्रु ने खुद को प्रकट किया। वह व्यक्ति पूरी तरह से काले जादू की ऊर्जा से घिरा था, और उसकी आंखें लाल और चमकती हुई थीं। उसका स्वर ऐसा था, जो हवा में गूंजते हुए डर पैदा कर रहा था। मैंने तुम्हारा इंतजार किया है, आर्या। ये महल अब मेरा होगा, और तुम्हारी शक्ति मेरे सामने फीकी है। आर्या ने ठान लिया कि वह इसे रोकेंगी। उसने अपनी आग की शक्ति को बढ़ाया और सोफिया के साथ तालमेल बैठाया। उनकी शक्तियों ने मिलकर एक नई ऊर्जा उत्पन्न की। लाल, सुनहरी और नीली लहरें मिलकर एक अद्भुत शक्ति का निर्माण कर रही थीं। सोफिया, हम उसे रोक सकते हैं यदि हम एक साथ हमला करें, आर्या ने तेज स्वर में कहा। सोफिया ने गहरी सांस ली और दोनों की ऊर्जा ने मिलकर एक विशाल ऊर्जा बॉल का निर्माण किया। इसे सीधे शत्रु की ओर फेंक दिया गया, लेकिन शत्रु ने केवल अपनी हाथों को उठाया और ऊर्जा को झटका देकर वापस आर्या और सोफिया की ओर मोड़ दिया। ये देखकर आर्या ने महसूस किया कि यह शत्रु केवल ताकतवर ही नहीं, बल्कि अत्यधिक चालाक भी है। आर्या ने अपने मन में योजना बनाई। केवल शक्ति से नहीं, बल्कि मानसिक रणनीति से ही इस शत्रु को हराया जा सकता था। उसने सोफिया को संकेत दिया कि वह पीछे हटे और शत्रु को भ्रमित करे। सोफिया ने तुरंत अपनी नीली ऊर्जा को अलग अलग दिशाओं में फैलाया, जिससे शत्रु का ध्यान बंटा। आर्या ने अपनी आग को तेज करते हुए शत्रु के नीचे से अचानक एक ज्वालामुखी जैसी ऊर्जा फेंकी।
ये हमला शत्रु को असंतुलित कर दिया। लियोन ने तलवार उठाई और शत्रु पर सीधा हमला किया। उसकी तलवार में जादू की ऊर्जा थी और यह सीधे शत्रु के कवच को तोड़ती हुई भीतर तक पहुंच रही थी। शत्रु ने दहाड़ लगाए और उसकी लाल आंखें और अधिक चमक उठी। उसकी शक्ति इतनी बड़ी थी कि महल की दीवारें हिलने लगीं। लेकिन आर्या ने देखा कि यह शक्ति स्थायी नहीं थी। शत्रु अपनी ऊर्जा को स्थिर करने की कोशिश कर रहा था और उसी समय आर्या ने अपनी आग की ऊर्जा को शत्रु की कमजोरियों की ओर केंद्रित किया। आर्या ने सोफिया और लियोन की तरफ देखा। तीनों ने मिलकर अपने शक्तियों का तालमेल बनाया। सोफिया की नीली ऊर्जा शत्रु की गति को धीमा कर रही थी। लियोन की तलवार ने उसके कवच को कमजोर किया और आर्या की आग ने सीधे उसके आंतरिक ऊर्जा केंद्र पर हमला किया। शत्रु ने पूरी शक्ति लगाई, लेकिन तीनों की एकजुटता के सामने वह कमजोर पड़ने लगा। आर्या ने महसूस किया कि शक्ति केवल व्यक्तिगत नहीं होती, सच्ची शक्ति तो विश्वास और दोस्ती में होती है। आखिरकार आर्या ने अपनी आग को शत्रु के ऊर्जा केंद्र पर केंद्रित किया। लाल और सुनहरी लपटों ने नीली ऊर्जा के साथ मिलकर एक विशाल विस्फोट पैदा किया। शत्रु चिल्लाया और उसकी काली ऊर्जा धुंधली होकर हवा में फैल गई। महल में अचानक शांति छा गई। दीवारें सुरक्षित रहीं और प्राणियों की ताकत कमजोर हो गई। शत्रु पीछे हट गया और उसकी लाल आंखें अब सामान्य हो गईं। महल में अब शांति थी, लेकिन सभी जानते थे कि यह केवल अस्थायी है। आर्या, सोफिया और लियोन मुख्य हॉल में खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखें। आर्या ने अपनी आग को शांत किया और कहा, ये केवल शुरुआत थी। हमारे सामने अभी और बड़ी चुनौतियां आएंगी। लेकिन आज हमने देखा कि केवल ताकत से नहीं, बल्कि रणनीति, दोस्ती और विश्वास से ही हम किसी भी खतरे का सामना कर सकते हैं। सोफिया ने सिर हिलाया। हाँ, आर्या, आज हमने सीखा कि यदि हम अकेले होते, तो हम हार जाते। लेकिन साथ होने पर कोई भी शक्ति हमें नहीं हरा सकती। लियोन ने गंभीरता से कहा, ये महल हमारी सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन असली शक्ति हमारे भीतर है। आज हमने इसे अनुभव किया। हम तैयार हैं, चाहे जो भी खतरा सामने आए। आर्या ने महसूस किया कि उसकी आग की शक्ति अब केवल जादू की ऊर्जा नहीं थी, बल्कि उसके मन, उसके दोस्त और उसके विश्वास का प्रतीक बन गई थी। जैसे ही सूरज की किरणें महल की दीवारों पर पड़ी, आर्या ने सोचा कि हर लड़ाई, हर चुनौती और हर रहस्य उसे मजबूत बना रहा है। और आज की जीत ने साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल अकेलेपन में नहीं, बल्कि मिलकर लड़ने में है। शक्ति, जब तक किसी ने उसे इसे न दिया हो। लियोन की आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया। मेरे पिता के मंत्रियों में से कोई महल के खिलाफ। असंभव। असंभव चीजें सबसे खतरनाक होती हैं, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। और तभी उसने सुना, महल की टूटती दीवार के पीछे से हल्की आवाज। खड़ खड़। आर्या ने जैसे ही कदम बढ़ाया, काले धुएं का एक झोंका फूटा और हवा में विलीन हो गया। लियोन तलवार निकालने ही वाला था कि आर्या ने हाथ उठाकर उसे रोका। ये जादू है। कोई हमें जांच करने से रोकना चाहता है। सोफिया ने दांत भींचकर कहा। और यह वही करेगा, जिसे सच सामने आने का डर है। रात गहरा चुकी थी। महल की सबसे ऊंची मीनार की रोशनी में आर्या, सोफिया और लियोन बैठे थे। लियोन बोला, मुझे शक है किसी एक पर, लेकिन बताने से पहले मुझे यकीन चाहिए। आर्या आगे झुकी। कौन? लियोन की आवाज धीमी थी। मेरे चाचा, ड्यूक कार्थिल। सोफिया की आंखें फैल गईं। क्या? वे तो शाही परिषद के वरिष्ठ हैं। महल और राज्य दोनों की सुरक्षा उनके हाथ में है। लियोन ने ठंडी सांस ली। शायद इसी कारण, आर्या ने सोचा। चाचा, परिवार, सत्ता। बहुत बार विश्वासघात वहीं से शुरू होता है। लेकिन हमें प्रमाण चाहिए, आर्या ने दृढ़ता से कहा। तभी अचानक सिस्टम बोला, प्रमाण मौजूद है, छिपा हुआ, लेकिन तुम उसे ढूंढ लोगी। आर्या ने धीमे से आंखें बंद की, जैसे किसी अनदेखी दिशा को महसूस कर रही हो। महल के उत्तर पश्चिमी टावर में, उसने बुदबुदाया। लियोन चौंका। वह तो दशकों से बंद है। वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं। इसलिए ही, आर्या ने उत्तर दिया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं देखना चाहता। सोफिया उठ खड़ी हुई। तो चलो, अभी चलो। अगर शत्रु सच में महल का सदस्य है, तो वह किसी भी क्षण अगला हमला कर सकता है। टावर के पास जाते ही घनी ठंड ने उन्हें घेर लिया। इतनी ठंड कि कोई आग भी उसे पूरी तरह नहीं मिटा पा रही थी। दरवाजा मोटी धूल और काले जादू की परत से ढका था।
इस पर काला मुहर जादू है, सोफिया ने कहा। इसे खोलना खतरनाक है। आर्या आगे बढ़ी। मैं कोशिश करती हूँ। उसने अपनी हथेली दरवाजे पर रखी। उसके शरीर के भीतर से आग का प्रवाह ऊपर उठा। गर्म, तेज, चमकदार, जैसे किसी सोई आग को नई ऊर्जा मिल गई हो। दरवाजा कराहने लगा। आग की किरण ने काले जादू को जलाना शुरू किया। लेकिन तभी काले जादू के भीतर से एक चीख सुनाई दी। लियोन ने आर्या को पकड़ लिया। रुको, ये जादू तुम्हारी शक्ति को खींच रहा है। पर आर्या नहीं रुकी। उसे एहसास था, दरवाजे के भीतर कुछ ऐसा है जो सब बदल देगा। आखिरकार दरवाजा एक धड़कते हुए विस्फोट के साथ टूट गया। टावर के अंदर का कमरा अंधकार से भरा था, पर कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, और दर्पण में चमकती नीली रोशनी। सोफिया ने फुसफुसाकर कहा, ये निगरानी दर्पण है। इसे केवल महल के सबसे भरोसेमंद जादूगरों को ही दिया जाता है। इसका इस्तेमाल राज्य के रहस्य देखने के लिए होता है। लियोन के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन ये दर्पण हमारी परिषद में सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। आर्या ने दर्पण के नीचे रखी टूटी हुई अंगूठी उठाई। उस पर शाही चिन्ह था और एक नाम उकेरा हुआ था, कार्थेल। आर्या की उंगलियां सख्त हो गईं। अब कोई संदेह नहीं था। दर्पण अचानक जगमगाने लगा। नीली रोशनी लाल होती गई, जैसे उसमें खून घुल रहा हो। और फिर दर्पण में एक चेहरा उभरा, ड्यूक कार्थेल का। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि कमरा और अधिक जम गया। तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए, वह बोला। आवाज दर्पण में गूंज रही थी। मैं जानता था ये लड़की, ये फीनिक्स बच्ची, एक दिन सच्चाई तक पहुँच ही जाएगी। लियोन दहाड़ा। अध्याय 25, शत्रु की पहचान। महल के विशाल प्रांगण में रात की काली चादर उतर चुकी थी। बादलों के पीछे छुपा चांद ऐसे दिख रहा था जैसे वह भी डर रहा हो कि आज की रात के सनहोनी का साक्षी बनेगा। हवा में गाढ़ी धूल और जले हुए जादू की गंध थी, महल पर हुए ताजा हमले का प्रमाण। आर्या अभी भी तेज सांस ले रही थी। आग के जादू को पूरी क्षमता से चलाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उसने महल की रक्षा करने के लिए खुद को पूरी ताकत तक धकेला था। उसकी हथेलियां अभी भी गर्म थीं, और उंगलियों से हल्की सी भाप उठ रही थी। सोफिया पास खड़ी थी। उसके कपड़ों के किनारे जले हुए थे, लेकिन आंखों में दृढ़ता थी। राजकुमार लियोन की तलवार पर अभी भी टूटे हुए जादुई प्राणियों का धूल पाउडर चिपका हुआ था। हमले का पहला दौर खत्म हो चुका था, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। हमले के तुरंत बाद महल के संकेत मंत्र जल उठे। सारे रक्षक, जादूगर, विद्वान और शाही सदस्य आपात सभा में बुलाए गए। महल का सिंहासन कक्ष, जो आमतौर पर शांत और राजसी दिखता था, आज कांपती मशालों की रोशनी में अलग ही भय का रूप ले चुका था। राजा एल्डोर अपनी भारी कवच वाली कुर्सी पर बैठे थे। उनके चेहरे की रेखाओं पर चिंता साफ झलक रही थी, और आंखों में गुस्से की लालिमा थी। उनकी आवाज बिजली की तरह गूंजी। ये हमला साधारण नहीं था। किसी अंदर के व्यक्ति ने महल की सुरक्षा ढाल कमजोर की है, और मैं जानना चाहता हूँ कौन। भीड़ में खुसफुसाहट फैल गई, जैसे हर कोई दूसरे पर शक कर रहा हो। आर्या चुप थी, लेकिन उसका मन नहीं। सिस्टम उसके भीतर हल्की आवाज में बोला, तुम्हारा संदेह सही दिशा में बढ़ रहा है, आर्या। आर्या की भौहें तन गईं। तुम्हारा मतलब है, शत्रु अंदर का कोई व्यक्ति ही है। सिर्फ कोई नहीं, कोई बहुत करीबी। आर्या की नब्ज तेज हो गई। लियोन आगे बढ़ा। पिताजी, ये हमला अचानक नहीं था। वे ठीक जानते थे कि महल की तीसरी दीवार कब खुलेगी। ये जानकारी सिर्फ उच्च परिवार और कुछ चुने हुए मंत्रियों को थी। सोफिया ने धीमी आवाज में कहा, और यह भी देखिए कि शत्रु ने सीधे पश्चिम द्वार को चुना। वह वही स्थान है जहां से शाही परिवार अक्सर गुप्त रूप से बाहर जाता है। लोग एक दूसरे को शक की नजरों से देखने लगे। राजा ने गंभीर स्वर में कहा, हम अपने ही लोगों को कटघरे में खड़ा नहीं कर सकते, लेकिन करना पड़ेगा। राजकुमारी लियाना पहली बार बोली। उनकी आवाज ठंडी और स्थिर थी। हमारी किसी कमजोरी का फायदा उठाया गया है। सोफिया धीरे से आर्या के कान में फुसफुसाए, तुम्हें नहीं लगता कि लियाना कुछ ज्यादा ही शांत है? हमले में उसका कमरा सबसे पहले निशाना था, फिर भी वह बिल्कुल विचलित नहीं है। आर्या ने लियाना को ध्यान से देखा। उसके चेहरे पर भाव शून्य थे, न डर, न क्रोध, न चिंता। बस एक गहरी, खाली शांति। लेकिन आर्या को लगा कि बात कुछ और है। सिस्टम की आवाज भी बोली, लियाना नहीं,
वह सिर्फ बहादुर है और तैयार भी, लेकिन अपराधी कोई और है। आर्या की आंखें आधे महल पर घूमी। मंत्री, महल के बड़े जादूगर, राज परिवार के चचेरे सदस्य, सैनिकों के प्रमुख, कौन हो सकता है? सभा के बाद आर्या, लियोन और सोफिया हमले वाली जगह की जांच करने पहुंचे। दीवार आधी टूटी हुई थी। पत्थरों पर नीली चमक अभी भी टिमटिमा रही थी, शत्रु के काले जादू का निशान। सोफिया घुटनों तक बैठकर राख को छानने लगी। ये देखो, उसने कहा, और राख से एक चमकता हुआ टुकड़ा निकाला। लियोन की आंखें फैल गईं। ये तो महल के मंत्रियों की मुहर है। आर्या चौंकी। मतलब कोई मंत्री शामिल है? सोफिया ने सिर हिलाया। मुहर का हिस्सा यहाँ गिरना असामान्य है। शत्रु की सेना में से किसी के पास ये तब तक नहीं हो सकती, जब तक किसी ने उसे इसे न दिया हो। लियोन की आंखों में गहरा अंधेरा उतर आया। मेरे पिता के मंत्रियों में से कोई महल के खिलाफ? असंभव। असंभव चीजें सबसे खतरनाक होती हैं, आर्या ने ठंडे स्वर में कहा। और तभी उसने सुना, महल की टूटती दीवार के पीछे से हल्की आवाज। खड़ खड़। आर्या ने जैसे ही कदम बढ़ाया, काले धुएं का एक झोंका फूटा और हवा में विलीन हो गया। लियोन तलवार निकालने ही वाला था कि आर्या ने हाथ उठाकर उसे रोका। ये जादू है। कोई हमें जांच करने से रोकना चाहता है। सोफिया ने दांत भींचकर कहा। और यह वही करेगा जिसे सच सामने आने का डर है। रात गहरा चुकी थी। महल की सबसे ऊंची मीनार की रोशनी में आर्या, सोफिया और लियोन बैठे थे। लियोन बोला, मुझे शक है किसी एक पर, लेकिन बताने से पहले मुझे यकीन चाहिए। आर्या आगे झुकी। कौन? लियोन की आवाज धीमी थी। मेरे चाचा, ड्यूक कार्थेल। सोफिया की आंखें फैल गईं। क्या? वे तो शाही परिषद के वरिष्ठ हैं। महल और राज्य दोनों की सुरक्षा उनके हाथ में है। लियोन ने ठंडी सांस ली। शायद इसी कारण, आर्या ने सोचा। चाचा, परिवार, सत्ता। बहुत बार विश्वासघात वहीं से शुरू होता है। लेकिन हमें प्रमाण चाहिए, आर्या ने दृढ़ता से कहा। तभी अचानक सिस्टम बोला, प्रमाण मौजूद है, छिपा हुआ, लेकिन तुम उसे ढूंढ लोगी। आर्या ने धीमे से आंखें बंद की, जैसे किसी अनदेखी दिशा को महसूस कर रही हो। महल के उत्तर पश्चिमी टावर में, उसने बुदबुदाया। लियोन चौंका। वह तो दशकों से बंद है। वहां किसी को जाने की अनुमति नहीं। इसलिए ही, आर्या ने उत्तर दिया, क्योंकि वहां कुछ ऐसा है जिसे कोई नहीं देखना चाहता। सोफिया उठ खड़ी हुई। तो चलो, अभी चलो। अगर शत्रु सच में महल का सदस्य है, तो वह किसी भी क्षण अगला हमला कर सकता है। टावर के पास जाते ही घनी ठंड ने उन्हें घेर लिया। इतनी ठंड कि कोई आग भी उसे पूरी तरह नहीं मिटा पा रही थी। दरवाजा मोटी धूल और काले जादू की परत से ढका था। इस पर काला मुहर जादू है, सोफिया ने कहा। इसे खोलना खतरनाक है। आर्या आगे बढ़ी। मैं कोशिश करती हूँ। उसने अपनी हथेली दरवाजे पर रखी। उसके शरीर के भीतर से आग का प्रवाह ऊपर उठा। गर्म, तेज, चमकदार, जैसे किसी सोई आग को नई ऊर्जा मिल गई हो। दरवाजा कराहने लगा। आग की किरण ने काले जादू को जलाना शुरू किया। लेकिन तभी काले जादू के भीतर से एक चीख सुनाई दी। लियोन ने आर्या को पकड़ लिया। रुको, ये जादू तुम्हारी शक्ति को खींच रहा है। पर आर्या नहीं रुकी। उसे एहसास था, दरवाजे के भीतर कुछ ऐसा है जो सब बदल देगा। आखिरकार दरवाजा एक धड़कते हुए विस्फोट के साथ टूट गया। टावर के अंदर का कमरा अंधकार से भरा था, पर कमरे के बीचों बीच एक बड़ा दर्पण था, और दर्पण में चमकती नीली रोशनी। सोफिया ने फुसफुसाकर कहा, ये निगरानी दर्पण है। इसे केवल महल के सबसे भरोसेमंद जादूगरों को ही दिया जाता है। इसका इस्तेमाल राज्य के रहस्य देखने के लिए होता है। लियोन के चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन ये दर्पण हमारी परिषद में सिर्फ एक व्यक्ति के पास है। आर्या ने दर्पण के नीचे रखी टूटी हुई अंगूठी उठाई। उस पर शाही चिन्ह था, और एक नाम उकेरा हुआ था, कार्थेल। आर्या की उंगलियां सख्त हो गईं। अब कोई संदेह नहीं था। दर्पण अचानक जगमगाने लगा। नीली रोशनी लाल होती गई, जैसे उसमें खून घुल रहा हो। और फिर दर्पण में एक चेहरा उभरा, ड्यूक कार्थेल का। उसकी मुस्कान इतनी ठंडी थी कि कमरा और अधिक जम गया। तो तुम लोग यहाँ तक पहुँच ही गए, वह बोला। आवाज दर्पण में गूंज रही थी। मैं जानता था ये लड़की, ये फीनिक्स बच्ची, एक दिन सच्चाई तक पहुँच ही जाएगी। लियोन दहाड़ा। चाचा,
आपने ये सब क्यों किया? आपने महल पर हमला क्यों करवाया? कारथेल की हंसी दर्पण में गूंजती रही। क्योंकि यह महल, ये सिंहासन, ये राज्य सब मेरा है। तुम्हारे पिता सिर्फ एक कमजोर राजा हैं, और मैं इस राज्य को उनकी कमजोरी से मुक्त कर दूंगा। सोफिया के चेहरे पर गुस्से की चमक थी। तुमने निर्दोषों को मार दिया। तुमने महल के लोग मरवा दिए। कारथेल बोला, जो सत्ता के रास्ते में आता है, वह मरना ही चाहिए। उसकी आंखें आर्या पर टिकी। और तुम, लड़की, तुमने मेरा काफी नुकसान कराया है, लेकिन अब तुम्हें रोकने का समय आ गया है। आर्या की मुट्ठियां भड़क उठी, आग उसके चारों ओर घुमड़ने लगी। मैं तुम्हें इस राज्य को नष्ट नहीं करने दूंगी, उसने कहा। कारथेल मुस्कुराया। देखते हैं, फीनिक्स की बच्ची, तुम जलती हो या राख बन जाती हो। दर्पण एक धमाके से बुझ गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। आर्या दीवार के सहारे खड़ी सांसें ले रही थी। कारथेल की बातों ने उसके भीतर गुस्सा और चिंता दोनों जगा दिए थे। लियो ने उसकी ओर देखा। अब हमें पता है कि दुश्मन कौन है। मेरे अपने खून का व्यक्ति, मेरे पिता का सगा भाई। सोफिया बोली, हमें तुरंत राजा को बताना होगा। हाँ, आर्या ने धीरे से कहा, लेकिन सिर्फ बताना नहीं, हमें युद्ध के लिए तैयार भी होना होगा। सिस्टम ने उसी पल कहा, सही, असली युद्ध शुरू होने वाला है। और आर्या, तुम्हें अपने भीतर की दूसरी शक्ति भी जगानी होगी। फीनिक्स सिर्फ आग नहीं, पुनर्जन्म भी है। आर्या ठिठक गई। दूसरी शक्ति, समय है। आर्या, तुम्हें पूरी फीनिक्स बनना होगा। लियोन और सोफिया ने उसकी ओर देखा। आर्या, तुम ठीक हो? आर्या ने आग की हल्की लपटें हथेली में समेटी और खिड़की की ओर देखा। बाहर पूरा राज्य अंधेरी रात में सो रहा था। उन्हें कोई अंदाजा नहीं था कि उनका सबसे बड़ा शत्रु बहुत पास खड़ा था। और आर्या जानती थी, अब उसे सिर्फ रक्षा नहीं करनी, बल्कि हमला भी करना है। तीनों टावर से नीचे उतर रहे थे। भारी कदम, तेज सांसें, और दिल में एक नया संकल्प। सोफिया बोली, तो हमारी अगली चाल क्या है? लियो ने तलवार को मजबूती से पकड़ा। कारथिल को बेनकाब करना, और अगर जरूरत पड़े, उसे युद्ध में हराना। आर्या की आवाज धीमी लेकिन शक्तिशाली थी। कारथिल ने महल पर हमला किया था, अब हमारी बारी है। आर्या ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में आग थी, शारीरिक भी, और भीतर की भी। और फिर, पूरे महल में एक नया आदेश गूंजा। युद्ध की तैयारी करो। अध्याय 26 अनजान मेहमान और छिपती परछाइयां। शाही महल में युद्ध के समाप्त होने के बाद पहली बार रात इतनी शांत थी। दीवारों पर लगी मशालों की लौ स्थिर थी, जैसे वह भी राहत की सांस ले रही हो। महल में घूमते प्रहरी अब पहले जैसी बेचैनी से मुक्त दिख रहे थे। मगर इस शांति में भी एक अजीब सी खामोशी छिपी थी, मानो कहीं दूर कोई तूफान अपनी आंखें धीरे धीरे खोल रहा हो। आर्या महल की ऊंची छत पर खड़ी दूर तक फैले जंगलों को देख रही थी। हवा उसके बालों को चूमती हुई गुजर रही थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता की परतें साफ झलक रही थी। युद्ध खत्म हो चुका था, पर उसके दिल का युद्ध अभी खत्म नहीं हुआ था। आर्या, किसी ने पीछे से पुकारा। वह मुड़ी। सोफिया थी, थोड़ी थकी हुई, लेकिन चेहरे पर हमेशा की तरह आत्मविश्वास लिए। फिर वही चिंता। सोफिया ने हल्के से मुस्कुराते हुए पूछा। आर्या ने गहरी सांस ली। कुछ अजीब सा लग रहा है, सोफिया। जैसे सब ठीक होते हुए भी कुछ ठीक नहीं है। सोफिया उसके पास आकर खड़ी हो गई। तुम्हारी यह फीलिंग अक्सर सही होती है, इसलिए डर लग रहा है। आर्या मुस्कुराई। धन्यवाद, बहुत अच्छा बोला तुमने। दोनों हंस पड़ी। नीचे महल के मुख्य आंगन में तैयारी चल रही थी। आज पूरी अकादमी और महल में जीत का समारोह था, उस दिन की याद में जब आर्या, लियोन और सोफिया ने महल को बचाया था। कुछ देर बाद आर्या नीचे आई, जहां लियोन पहले से मौजूद था। राजकुमार ने उसे देखकर मुस्कुराकर कहा, तुम बहुत देर से आए हो। मैं सोच रही थी, आर्या ने कहा। हमेशा, लियोन हंसा। तुम या तो जादू सोचती हो या खतरे। बीच में और भी चीजें होती हैं, पता है। आर्या ने उसे आंख दिखाकर कहा, हाँ, जैसे तुम्हारी बेवकूफी। लियोन ठहाका मारकर हंस पड़ा। सोफिया दोनों को देखकर बोली, तुम दोनों का झगड़ा न हो तो दिन पूरा ही नहीं होता। समारोह शुरू हुआ। चारों ओर संगीत, प्रकाश और खुशियों की गूंज थी। अकादमी के छात्र आर्या के चारों ओर घूमकर उससे बातें कर रहे थे। कुछ उससे सीखना चाहते थे,
कुछ उसकी जीत के किस्से बार बार सुनना। लेकिन इस भीड़ में भी आर्या की नजर कहीं अटक गई। महल के द्वार पर वहां 3 अजनबी खड़े थे। लंबे काले चोगे, चेहरे पर मांस जैसा ढांचा, और उनके पास रखा एक लंबा रहस्यमय लकड़ी का डिब्बा, बहुत भारी, जिसे 2 लोग मिलकर उठा रहे थे। ये कौन है? आर्या ने फुसफुसाते हुए कहा। लियोन उनकी ओर देखने लगा। मुझे भी नहीं पता, महल में इसके लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया था। सोफिया की आंखें सिकुड़ गईं। ये साधारण यात्री नहीं लगते। आर्या ने तुरंत जरा गहराई से देखा। तीनों की चाल अजीब थी, मानो उनका शरीर इस दुनिया का हिस्सा नहीं, बल्कि किसी धुंधले संसार से खींच कर लाया गया हो। उनकी आभा बिल्कुल अलग थी, बहुत अलग। तभी महल का मुख्य प्रहरी तेजी से अंदर आया। महाराज के आदेश पर ये तीनों यात्री आज रात महल में विश्राम करेंगे। आर्या, लियोन और सोफिया एक दूसरे को देखकर चौंक गए। राजा साहब ने, लियोन ने धीमे स्वर में कहा, पर उन्हें ये लोग मिले कब? आर्या ने महसूस किया, उस डिब्बे से एक हल्की पर बेहद अजीब कंपन निकल रही है। गर्म भी नहीं, ठंडा भी नहीं, जैसे कोई सोया हुआ जादू धीरे धीरे करवट बदल रहा हो। उसके शरीर में हल्की झुरझुरी हुई। सोफिया बोली, कुछ गड़बड़ है। और ये डिब्बा, इसके भीतर क्या है? चलकर पता लगाते हैं, आर्या ने फुसफुसाया। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। रात के दूसरे पहर में महल लगभग शांत था। मशालें धीमी जल रही थी, प्रहरी ऊँघ रहे थे। यही मौका था। आर्या, सोफिया और लियोन चुपचाप उस गलियारे में पहुंचे जहां अजनबी ठहरे हुए थे। दरवाजे के पास एक हल्की चमक फैली थी, जैसे कोई जादुई सुरक्षा चक्र हो। लियोन करीब आया। सुरक्षा मंत्र बहुत मजबूत है, इसलिए आम व्यक्ति इसे नहीं खोल सकता। आर्या आगे बढ़ी। उसकी हथेली गर्म हुई, लाल चमक उठी। फीनिक्स ज्वाला की हल्की परत उभरी। उसी चमक में सुरक्षा मंत्र टूट गया, मानो उसने खुद को आर्या के सामने समर्पित कर दिया हो। सोफिया चौंक गई। आर्या, यह मंत्र बहुत उन्नत था। तुमने इसे एक छून में कैसे? आर्या ने धीरे कहा, मैं खुद नहीं जानती। दरवाजा धीरे से खुल गया। कमरा बेहद अंधेरा था, भीतर सिर्फ एक लाल रेखा जैसी चमक थी, डिब्बे से निकलती हुई। तीनों अंदर गए। डिब्बा बीच में रखा था, खुला हुआ। पर उससे भी अधिक भयावह चीज उसके सामने खड़ी थी। एक लड़की, आर्या की उम्र की, पर उसकी आंखें पूरी तरह सुनहरी, जैसे किसी प्राचीन शक्ति ने उसे अपनी बाहों में ले लिया हो। उसकी त्वचा पर लाल नारंगी पैटर्न थे, जैसे धधकती लपटें उसके भीतर ही भीतर उभर रही हों। वह धीरे धीरे मुड़ी और बोली, तुम फीनिक्स की शक्ति वाली लड़की हो। आर्या एक कदम पीछे हटी। तुम कौन हो? लड़की मुस्कुराई। उसकी मुस्कान में भय, व्यंग्य और किसी अद्भुत शक्ति का अहंकार मिला हुआ था। मेरा नाम एलेरा है, और मैं फीनिक्स की दूसरी आधी हूँ। अग्नि का उद्गम। लियोन ने तलवार निकाली। दूसरी आधी, इसका क्या मतलब? एलेरा ने उसकी ओर देखा। तुम ये जानना नहीं चाहते, राजकुमार? तुम्हारा काम महल संभालना है, आग की नियति को नहीं। सोफिया आगे बढ़ी। तुम किसके आदेश पर आए हो? एलेरा की आंखें सुनहरी आग की तरह चमकी। मैं आदेश पर नहीं चलती, मैं भविष्य का संकेत लेकर आई हूँ। आर्या के शरीर से हल्की आग की तरंग उठी। उसके भीतर फीनिक्स ज्वाला स्वतः जाग उठी। कभी इतनी अचानक नहीं हुआ था। एलेरा ने उस तरंग को देखा और धीरे कहा, तुम्हारी शक्ति अधूरी है, और जब फीनिक्स अधूरा होता है, तो अंधकार उसे निगल लेता है। कहते ही पूरा कमरा लाल रोशनी से भर गया। दीवारों में आग की परछाइयां थिरकने लगी। आर्या का हृदय तेजी से धड़कने लगा। लियोन और सोफिया दोनों सतर्क हो गए। एलेरा ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, और डिब्बे के भीतर की वस्तु बाहर तैरती हुई निकली। वह एक लाल, क्रिस्टल जैसा अंडा था, जिससे धीरे धीरे गर्म पर अस्थिर ऊर्जा निकल रही थी। आर्या की आंखें फैल गईं। ये फीनिक्स अंडा है। नहीं, एलेरा ने शांत स्वर में कहा, ये फीनिक्स का अभिशाप है। कमरा अचानक कपकपी से भर गया। फर्श चटकने लगा, हवा भारी होती गई। आर्या ने खुद को संभाला। एलेरा, तुम ये सब क्यों लेकर आए हो? एलेरा धीरे धीरे करीब आई। उसकी आंखें सीधे आर्या में जैसे धंस रही थीं। क्योंकि तुम्हारी शक्ति जाग चुकी है, अब शिकार करने वाले भी जागेंगे। सोफिया ने तीखी नजर से पूछा, कौन? एलेरा ने फुसफुसाया, छाया सम्राट। लियोन का चेहरा पीला पड़ गया। वो तो सिर्फ एक कथा नहीं, एलेरा बोली। वह लौट आया है,
और फीनिक्स की शक्ति, वह तुम्हारे माध्यम से पुनर्जीवित होगी। आर्या का दिल धक से रह गया। मुझे क्यों? एलिरा मुस्कुराए, धीमी, गहरी, लगभग दुख भरी मुस्कान। क्योंकि तुम उसकी आखिरी उत्तराधिकारी हो। कमरा अचानक शांत हो गया, जैसे हवा ने अपनी सांस रोक ली हो। आर्या के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। उसकी आवाज कांप रही थी। एलिरा ने धीरे कहा, यही सत्य है, और इसलिए मैं तुमसे लड़ने नहीं आई हूँ। लियोन और सोफिया एक साथ बोले, तो फिर तुम चाहती क्या हो? एलिरा ने दोनों की ओर देखा। उसकी आंखों में पहली बार कड़ापन था। मैं तुम्हारी सहायता करने आई हूँ, तुम्हें प्रशिक्षित करने, क्योंकि छाया सम्राट की सेना महल की ओर बढ़ चुकी है। लियोन और सोफिया दोनों ने चौंककर उसकी ओर देखा। क्या अभी? सोफिया चीखी। एलिरा ने सिर हिलाया। हाँ, और उनके पास एक नई शक्ति है, जो किसी भी जादू को निगल सकती है। आर्या ने खुद को संभालते हुए कहा, तो हमें तैयार होना होगा। जो भी करना पड़े, हम करेंगे। एलिरा मुस्कुराए, यही तो कारण है कि फीनिक्स ने तुम्हें चुना है। अचानक चारों ओर अलार्म बज उठा। महल गूंज उठा। प्रेरी दौड़ते हुए चिल्लाने लगे, दुश्मन, उत्तर दिशा से सेना दिखाई दी है। तुरंत तैयार हो जाओ। आर्या ने मुट्ठियां भींच लीं। उसकी आंखों में आग धधकने लगी। सोफिया उसके साथ खड़ी हो गई। लियोन ने तलवार बाहर निकाल ली। एलिरा ने गहरी आवाज में कहा, आर्या, आज से तुम्हारी असली यात्रा शुरू होती है। आर्या ने धीरे पर दृढ़ता से कहा, तो चलो, इस यात्रा की पहली कदम उठाते हैं। और तीनों, आर्या, सोफिया, लियोन, एलिरा को लेकर महल की ओर बढ़े, जहां एक नया खतरा उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। अध्याय 27, छाया का दूत। महल की रातें हमेशा शांत नहीं होती थी। कुछ रातें ऐसी होती थी जब अंधेरा सिर्फ अंधेरा नहीं होता था, बल्कि किसी बड़े आने वाले खतरे की प्रस्तावना होता था। आज की रात भी कुछ वैसी ही थी। चांद बादलों में खोता और निकलता रहा। महल की दीवारों पर पड़े साए बदलते रहे। पहरेदारों को ये सामान्य रात लग रही थी, पर आर्या की धड़कन अनियमित थी। उसके भीतर कोई हलचल हो रही थी, जैसे कोई अदृश्य सत्ता उसकी चेतना को खींच रही हो। सोफिया ने सबसे पहले आर्या के चेहरे की बेचैनी पहचानी। तुम ठीक हो? उसने हल्के गुस्से और चिंता के मिले जुले स्वर में पूछा। आर्या बालकनी से नीचे फैले विशाल महल उद्यान को देखती रही। हवा में जादू की हल्की चुभन थी, एक एहसास जो उसे हमेशा खतरा आने से पहले महसूस होता था। कुछ सही नहीं लग रहा, आर्या ने धीमी आवाज में कहा, जैसे कोई हमें देख रहा है। सोफिया हंसी नहीं, जैसा वह अक्सर हल्की हल्की बातों पर हंस देती थी। वह भी गंभीर हो गई। क्या वह वही शक्ति है जो हमने पिछले हमले में महसूस की थी? आर्या ने सर हिलाया। नहीं, यह उससे भी अधिक पुरानी, अधिक गहरी है। तभी लियोन आया, तेज कदमों से, जैसे उसने कुछ महसूस कर लिया हो। महल के पूर्वी द्वार पर किसी ने प्रवेश किया है, उसने कहा, लेकिन पहरेदारों ने किसी को नहीं देखा। तीनों की निगाहें एक दूसरे से मिली। खतरा फिर से आ चुका था। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या महल का छाया गलियारा। लियोन, आर्या और सोफिया जल्द ही महल के उस हिस्से में पहुंचे, जो सदियों पुराना था, जहां संरक्षक जादू भी धुंधला होने लगता था। दीवारों पर लगी मशालें एक एक करके बुझती जा रही थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें निगल रही हो। आर्या ने अपनी हथेली उठाई। अग्नि का छोटा गोला उसके हाथ पर जल उठा, लेकिन अगली ही क्षण वह झिलमिलाकर बुझ गया। सोफिया ने चौंककर कहा, तुम्हारी आग? ये कैसे? आर्या ने महसूस किया, हवा में जादू को खींचने वाली एक शक्ति मौजूद थी। कोई यहाँ हमारी शक्तियाँ कमजोर कर रहा है, उसने कहा। लियोन ने तलवार की मूठ पकड़ ली। फिर यह कोई साधारण घुसपैठिया नहीं। जैसे ही वे आगे बढ़े, गलियारे के अंत में एक परछाई बनती गई, धीरे धीरे आकार लेती हुई। एक लंबा, काला वस्त्र पहने हुए व्यक्ति खड़ा था। उसका चेहरा एक मुखौटे के पीछे छिपा था, ऐसा मुखौटा जो खुद अंधेरे से तराशा हुआ लगता था। उसने बिना आवाज के कहा, फीनिक्स की शक्ति, मैंने उसे खोजने में बहुत समय बर्बाद कर दिया। आखिर तुम मिल ही गई। आर्या की रीढ़ में ठंडक उतरी। लियोन तुरंत आगे बढ़ा। तुम कौन हो? किसने भेजा तुम्हें? उसने धीमे से हंसी, सूखी और खुरदरी। मुझे भेजा नहीं गया, मैं स्वयं आया हूँ। आर्या ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, क्या चाहिए तुम्हें? उसने अपना मुख ऊपर उठाया। तुम
सोफिया तुरंत आर्या के सामने खड़ी हो गई। उसे तुम्हें लेने नहीं देंगे। तुम। वह छाया दूत हंसा। छोटी चुड़ैल, तुम्हारा परिवार तो खुद अंधकार की सेवा करता है। सोफिया का चेहरा सफेद पड़ गया। आर्या ने देखा, सोफिया के हाथ कांप रहे थे। तुम मेरे परिवार के बारे में क्या जानते हो? सोफिया चीखी। सब जानता हूँ, तुम्हारे पूर्वजों ने उसी शक्ति की रक्षा की थी जिसे मैं आज लेने आया हूँ। आर्या का दिल धड़क उठा। फीनिक्स शक्ति। उसने सिर हिलाया। वही। और तुम ही उसकी नई वाहक हो। लियोन तुरंत आग की ढाल बनाना चाहता था, लेकिन उसकी शक्ति भी धीमी हो चुकी थी। सोफिया ने बर्फ की दीवार बनाने की कोशिश की, पर उसकी जादू भी कमजोर पड़ चुकी था। अंधेरी शक्ति उन सब की जादुई ऊर्जा को सोख रही थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अमावस्या, प्राचीन छाया। अचानक ही वह दूत मंत्र बुदबुदाया और हवा भारी हो गई। दीवारों पर काली लताएं उभरने लगी, जो सांपों की तरह फुसफुसा रही थी। आर्या पीछे हटना चाहती थी, पर उन लताओं ने उसके पैरों को जकड़ लिया। रुको! लियोन चिल्लाया और तलवार से हमला किया, पर तलवार छाया से टकराते ही धुंधा गई, जैसे धुआं काटने की कोशिश की हो। सोफिया ने आर्या की ओर हाथ बढ़ाया। शक्ति केंद्रित करो, आग बुलाओ। आर्या ने कोशिश की, लेकिन उसकी हथेली से बस एक छोटी, कमजोर सी चिंगारी निकली, और वह भी बुझ गई। दूत की हंसी गूंजी। देखा, तुम्हारी शक्ति मेरे सामने कुछ नहीं। वह आर्या की ओर बढ़ने लगा। आर्या की सांसें तेज हो गईं। उसका मन उसी पुराने दर्द से भर गया, असहायता का, बेबसी का, मरने के डर का। पर तभी एक आवाज उसके भीतर गूंजी। तुम अकेली नहीं हो। उसने हड़बड़ाकर आसपास देखा। यह आवाज बाहरी नहीं थी, उसके भीतर से आ रही थी। कहीं गहराई में, जैसे उसके रक्त में कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। दूत रुक गया। उसने फुसफुसाया, तो फीनिक्स की आत्मा जाग रही है। आर्या की आंखों में हल्की नारंगी चमक दौड़ने लगी। सोफिया ने चौंक कर कहा, आर्या, तुम्हारी आंखें। लियोन आगे बढ़ा। क्या तुम ठीक हो? लेकिन आर्या को उनकी आवाजें दूर दूर सी महसूस हो रही थी। उसकी चेतना एक गहरी जगह में उतर रही थी, जैसे अंधकार के भीतर अचानक एक अग्नितार बन गया हो। एक आकृति उसके सामने उभरी। आग से बनी, पंख फैलाए, चमकती हुई। फीनिक्स। डरो मत। फीनिक्स की आवाज उसके भीतर गूंजी। तुम्हारी शक्ति को कोई छीन नहीं सकता। अंधकार शक्ति छिपाती है, पर ज्वाला उसे भेद देती है। आर्या ने महसूस किया, उसकी शक्ति सिर्फ आग नहीं थी। वह जीवन थी। वह सूर्य थी। वह पुनर्जन्म थी। उसने आंखें खोलीं। उसकी हथेलियां चमक उठीं। धीरे धीरे, पहले हल्की रोशनी, फिर गर्मी, फिर आग की नाजुक लहरें, और फिर एक तेज, उग्र, धधकती ज्वाला। लताएं राख बनकर गिर पड़ी। दूत पीछे हट गया। ये संभव नहीं। यहाँ यहाँ ये शक्ति पूर्ण रूप में कैसे? आर्या एक कदम उसकी ओर बढ़ी। अब उसके कदमों से धुआं उठ रहा था, पर उसकी आंखों में शांति थी, क्रोध नहीं। ये शक्ति किसी के डर से नहीं, मेरी इच्छा से जागती है। दूत ने चीखकर छाया लताओं का तूफान छोड़ा, लेकिन इससे पहले कि लताएं उसे छू पाती, आर्या ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। आग का चक्र हवा में फैला। लताएं जलकर हवा में धूल बन गईं। लियोन और सोफिया दोनों विस्मित थे। आर्या बोली, तुम क्या चाहते हो? दूत की आवाज कठोर हो गई। तुम्हारी शक्ति। फीनिक्स की शक्ति सदियों से हमारे स्वामी की थी। अब तुम उसे लौटाओगी? कभी नहीं, आर्या ने कहा। दूत ने हाथ उठाया। अंधकार की एक तलवार उसकी हथेली में उभर आई। तो मैं उसे बलपूर्वक लूंगा। लियोन झट से आर्या के सामने आ गया। तुम उसे छू भी नहीं पाओगे, मूर्ख। दूत चीखा और वार किया। लियोन ने अपनी तलवार से रोका, लेकिन छाया तलवार उसकी तलवार को काटती हुई आगे बढ़ी। आर्या ने तुरंत आग की ढाल बना दी, और पहली बार वह ढाल पूरी ताकत से जल रही थी। मेरे साथ लड़ो, उसने लियोन और सोफिया से कहा। सोफिया ने बर्फ का गोला बनाया। लियोन ने अपनी तलवार पर आग का संकेत उकेरा, और आर्या ने अपनी ज्वाला को केंद्रित किया। दूत ने अपने आसपास अंधकार का तूफान खड़ा कर लिया, पर इस बार आर्या नहीं डरी। अब, आर्या ने चीखकर कहा, सोफिया की बर्फ, लियोन की तलवार, आर्या की आग। तीनों एक साथ दूत की ओर बढ़े। दूत चीखा, असंभव। एक विस्फोट हुआ। अंधकार टूटकर महल की दीवारों में बिखर गया। दूत का शरीर पीछे फेंका गया। उसके वस्त्र चिंगारियों में बदल गए। वह भारी सांसें लेता हुआ बोला, तुम अभी शक्तिशाली हो,
पर मेरे स्वामी, वह आएंगे, और तब तुम्हारी। उसका शरीर काले धुएं में बदलकर हवा में विलीन हो गया। आर्या, सोफिया और लियोन देर तक वहीं खड़े रहे, सांसें भारी, दिल तेज धड़कते हुए, पर चेहरों पर एकजुटता की चमक। महल के पहरेदार दौड़ते आए। उन्होंने देखा दीवारें टूटी हैं, फर्श पर जले हुए निशान हैं, और तीनों युवा जादूगर खड़े हैं। क्या फिर हमला हुआ? मुख्य रक्षक ने पूछा। लियोन ने सिर हिलाया। हाँ, पर यह कोई साधारण हमला नहीं था। आर्या चुप रही। वह दूत के शब्दों के बारे में सोच रही थी। मेरे स्वामी आएंगे। उसका अर्थ क्या था? क्या दूत के पीछे कोई और शक्ति थी? कोई और बड़ा खतरा? सोफिया ने उसका हाथ पकड़ा। हम साथ हैं, चाहे जो आए। आर्या ने हल्के से मुस्कुराया। मुझे पता है। लियोन ने गहरी सांस ली। लेकिन हमें तैयार रहना होगा। ये तो बस शुरुआत थी। उस रात, जब सब सो रहे थे, महल की सबसे ऊंची मीनार पर एक छाया उभरी। वह दूत नहीं था, वह उससे भी अधिक विशाल, अधिक अंधकार में, अधिक प्राचीन था। उसकी आंखों में खून सी चमक थी। उसने महल की ओर देखते हुए कहा, तो फीनिक्स फिर से जाग उठा है। चलो, खेल शुरू किया जाए। और अंधेरा हवा में घुल गया। अध्याय 28, छाया का द्वार। रात का आखिरी पहर था। राजमहल की दीवारें गहरी नींद की तरह शांत खड़ी थी, पर हवा में अजीब सी घुटन थी, जैसे कहीं कोई दरार खुली हो और अंधकार भीतर रिस रहा हो। आर्या खिड़की के पास खड़ी थी। उसके हाथ में वह पुरानी, आधी टूटी हुई चाबी थी जो उसे पिछली रात महल के गुप्त तहखाने से मिली थी। चाबी को हाथ में लेते ही उसी समय एक काली ऊर्जा की लहर उसके भीतर उतर गई थी। ना दर्द, ना डर, बस एक भारी सन्नाटा और एक पुकार। तुम्हें पता है ये चाबी क्या है? सोफिया ने पीछे से आकर पूछा। आर्या ने चाबी को घूरते हुए कहा, ये सिर्फ कोई चाबी नहीं। ये किसी दरवाजे की नहीं, किसी द्वार की है। एक ऐसा द्वार जो खुलना नहीं चाहिए। सोफिया की आंखें अचानक बड़ी हो गईं। छाया द्वार। आर्या ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, वही। वह द्वार जिसे 1000 साल पहले जादूगरों ने बंद किया था, जब अंधकार का राजा दुनिया को निगलने के कगार पर था। सोफिया ने गहरी सांस ली। लेकिन ये चाबी तुम्हें क्यों मिली? किसने दी? आर्या ने जवाब नहीं दिया। वह जानती थी कि जवाब उसके भी पास नहीं था। पर एक बात साफ थी, कोई उसे इस रास्ते पर धकेल रहा था। कोई जो उसकी शक्ति चाहता था, या उससे डरता था। हमें नीचे जाना होगा, आर्या ने कहा। जहां ये चाबी हमें ले जाना चाहती है। सोफिया ने तुरंत हाँ कहा। मैं चलूंगी, तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। वे दोनों टॉर्च, क्रिस्टल लैंप और अपने जादुई हथियार लेकर महल की निचली मंजिलों की ओर बढ़ी। महल पुराना था, बहुत पुराना। इतना पुराना कि उसकी नींव में ऐसे रहस्य दफन थे जो अब इतिहास भी नहीं जानता था। सीढ़ियां संकरी थीं, और नीचे जाते जाते हवा ठंडी होने लगी थी। दीवारों पर काए और पुरानी आकृतियां उकेरी हुई थीं, कुछ मानव, कुछ राक्षसी, और कुछ ऐसी जिन्हें इंसान कहना भी मुश्किल था। सोफिया ने धीमे से पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? डर? आर्या रुक गई। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कभी डर थी। और अब, यह मेरी पहचान नहीं। उनकी आवाज दीवारों से टकराए और एक अजीब सी गूंज बनकर लौट आई। लेकिन उसी गूंज में एक तीसरी आवाज भी थी, बहुत धीमी, बहुत खोई हुई। आर्या। सोफिया ने टॉर्च साधी। क्या तुमने सुना? हाँ। आर्या की आवाज तन गई। द्वार जाग रहा है। लंबे रास्ते के अंत में एक विशाल पत्थर का कमरा था। कमरे के बीचों बीच एक चौड़ी दीवार, जिसके केंद्र में एक वृत्ताकार निशान बना था, काले धातु से बना हुआ, और उसके चारों ओर अजीब रून चमक रहे थे। वह द्वार था, और चाबी को देखते ही वह रून हल्के से धड़कने लगे, जैसे दिल की धड़कन। सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा, यह मनुष्यों ने नहीं बनाया। ये जादूगरों ने नहीं बनाया। ये किसी और दुनिया का है। आर्या चाबी को धीरे धीरे आगे ले गई। जैसे जैसे वह द्वार के पास जाती, उसके भीतर आग और बर्फ दोनों का तूफान उठता था। क्रैक। द्वार पर एक लंबी दरार चमकी। फिर दूसरी, फिर तीसरी। सोफिया चिल्लाए, नहीं आर्या, चाबी दूर करो। ये बंद ही रहने के लिए बना है। पर देर हो चुकी थी। चाबी जैसे उसके हाथ से खुद चलकर द्वार के केंद्र में जा लगी। और धाम, कमरा हिल गया। दीवारें कांप उठी। धूल और हवा का बवंडर घूमने लगा। द्वार धीरे धीरे खुला, जैसे कोई दानव अपनी नींद से जाग रहा हो। अंधकार अंदर से बाहर मांद की तरह रेंगता हुआ फैलने लगा।
हवा भारी हो गई, सांसें तेज हो गईं। द्वार के पीछे कुछ था, कुछ जो 1000 साल बाद पहली बार आजाद होने वाला था। द्वार के भीतर से दो लाल आंखें चमकी, किसी इंसान की नहीं, किसी राक्षस की भी नहीं, कुछ पुरातन, कुछ आदिम, कुछ भयानक। सोफिया कांप गई। वह असंभव है। वह तो कहानी थी, मिथक था। आर्या की आंखें सिकुड़ गईं। वह आवाज उसने पहले भी सुनी थी, सपनों में, दर्शन में, हर उस रात जब उसके भीतर की आग असहज होकर जागती थी। फिर एक आवाज, गहरी, भारी, गूंजदार, फीनिक्स। आर्या पीछे हट गई। तुम कौन हो? अंधकार से एक आकृति उभरी, लंबी, काली, धुंधली, जैसे परछाई खुद शरीर बन गई हो। मैं वह हूँ जिसे दुनिया ने भुला दिया। मैं अंधकार का पहला उत्तराधिकारी हूँ। मैं नोक्स हूँ। सोफिया ने दबी आवाज में कहा। नोक्स, अंधकार का राजा, वह जिसे 7 राज्यों ने मिलकर बंद किया था। नोक्स धीरे से हंसा। और आज मेरे द्वार को तुमने खोला है, फीनिक्स की बच्ची। आर्या ने दांत भींचे। मैंने तुम्हें आजाद नहीं किया। मैंने सिर्फ उस रहस्य को समझना चाहा था जो मुझे पीछा कर रहा था। नोक्स आगे बढ़ा। हर कदम पर उसकी छाया जमीन में समाकर चारों ओर फैलती जाती। तुम्हारे भीतर आग है, पर वह आग तुम्हारी नहीं। वह तुम्हारे जन्म से पहले चुनी गई थी। तुम फीनिक्स की अंतिम उत्तराधिकारी हो, और तुम्हारी शक्ति मेरी है। सोफिया ने तुरंत जादुई ढाल बना दी। पीछे हटो, वह तुम्हें नियंत्रित करना चाहता है। नोक्स की लाल आंखें चमकी। मैं उसे नियंत्रित नहीं करना चाहता, मैं उसे पूरा करना चाहता हूँ। अचानक नोक्स ने हाथ उठाया। काले धुएं का तूफान आर्या की ओर बढ़ा। आर्या, सोफिया चिल्लाए, पर धुआं आर्या तक पहुंचने से कुछ इंच पहले ही लाल आग की दीवार से टकरा गया। आर्या के चारों ओर फीनिक्स आग की चमक उठ चुकी थी। उसकी आंखें सुनहरी हो गई थीं। उसके बाल हवा में उठने लगे। जमीन पर आग की लपटें फैलने लगी। नोक्स रुक गया। तुम जाग गई हो। उसकी आवाज बदल गई, जैसे वह इसे महसूस कर रहा हो। असली फीनिक्स, 1000 साल बाद। आर्या की आवाज कड़क आवरण में लिपटी। तुमने कहा था कि मेरी शक्ति तुम्हारी है, पर एक बात भूल गए। वह हवा में उठ गई। लपटें उसके चारों ओर घूमने लगी। फीनिक्स कभी किसी की नहीं होती, वह सिर्फ अपनी राख से उठती है। और उसी क्षण, धमाका, आर्या के हाथ से फीनिक्स की आग निकली। नोक्स पीछे धकेल दिया गया। कमरे की दीवारें जल उठीं। सोफिया स्तब्ध खड़ी थी। आर्या, ये शक्ति तुम्हारे बस में है। आर्या ने गहरी सांस ली। शायद नहीं, पर आज मुझे इसे चलाना ही होगा। नोक्स गुर्राया। तुम मुझे नहीं रोक सकती, बच्ची। अंधकार उसके चारों ओर घूमने लगा। वह एक विशाल छाया दैत्य बन गया, जिसकी भुजाएं पूरी दीवारों को ढक सकती थी। आर्या भी पीछे हटने वाली नहीं। उसने दोनों हाथ फैलाए। फीनिक्स लो उठी, चमकदार, तेज, दहाड़ती हुई। अंधकार और आग टकराए। धाम। सदियों की दो विरासतें आमने सामने थीं। छाया दीवारों को तोड़ रही थी, आग हवा को काट रही थी। सोफिया ढाल बनाए खड़ी थी, ताकि कमरे में गिरती हुई छत आर्या तक न पहुंच सके। नोक्स गर्जा। तुम्हें लगता है अकेले मुझे रोक लोगी? तुम्हारी आग अधूरी है। आर्या ने दांत भींचकर कहा। हाँ, लेकिन मैं अकेली नहीं हूँ। वह सोफिया की ओर मुड़ी। सोफिया ने समझ लिया। तैयार? उसने पूछा। तैयार। सोफिया ने अपने हाथ हवा में उठाए। उसकी परिवार की छिपी हुई विरासत जागी। नीली प्रकाश की ऊर्जा उसके शरीर से निकलने लगी। वह हवा से पवन ढाल नहीं, बल्कि एक ब्लेड बना रही थी, एक ऐसी विरासत जिसे केवल उसके खून वाले ही चला सकते थे। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर नोक्स पर हमला किया। आर्या की आग ऊपर से गिरी। सोफिया की एथ ब्लेड नीचे से गई। नोक्स की छाया बीच में फंसकर तड़प उठी। कमरा अंधेरे और रोशनी से भर गया। सब कुछ धुंधला, सब कुछ टूटता हुआ, सब कुछ कांपता हुआ। फिर चटाक, नोक्स की छाया बीच से फट गई। उसने चीख लगाई, यह असंभव। और देखते ही देखते उसका शरीर धुएं में बदल गया और द्वार के भीतर समा गया। द्वार बंद होने लगा। आर्या ने दहाड़कर आखिरी फीनिक्स ज्वाला भेजी। द्वार पूरी तरह सील हो गया। कमरा शांत, हवा भारी, बुझती आग की गंध। सोफिया जमीन पर गिर गई। हम जीत गए। आर्या ने गहरी सांस ली। हाँ, पर यह अंत नहीं था। ये तो शुरुआत थी। सोफिया ने भौहें सिकुड़कर पूछा। शुरुआत?
आर्या ने चाबी को उठाते हुए कहा। अब वह चाबी जल चुकी थी, काली पड़ गई थी, पर उसकी धड़कन अब भी थी। नोक्स ने कहा था, मेरा जागना लिखा हुआ है। और उसकी छाया कहीं नहीं गई, बस पीछे हट गई है। सोफिया ने डरते हुए पूछा, तो अब क्या होगा? आर्या ने दरवाजे पर हाथ रखा। उसकी आंखें फिर सुनहरी चमक उठी। अब अगला युद्ध शुरू होगा। अध्याय 29 अंधकार का द्वार। महल की ऊंची दीवारों के ऊपर रात उतर चुकी थी। चांद की रोशनी नीली, लगभग ठंडी लग रही थी, जैसे किसी अशुभ संकेत का रंग हो। हवा अजीब ढंग से भारी थी, जैसे वह अपने भीतर कोई छिपा हुआ संदेश दबाए बैठी हो। आर्या महल की सबसे ऊंची मीनार पर खड़ी नीचे फैली काली भूमि को देख रही थी। उसकी आंखों में चिंता थी, पर डर नहीं। 2 दिन से महल के आसपास एक अनजानी ऊर्जा लहराती महसूस की जा रही थी, कुछ ऐसा जो सामान्य जादू नहीं था, न किसी जादूगर की साधारण शक्ति। ये कुछ और था, कुछ जो आर्या की फीनिक्स शक्ति को अस्थिर कर रहा था। वह अपने विचारों में खोई थी कि पीछे से धीमी पदचाप सुनाई दी। सोफिया आई थी, उसकी आंखों में वही बेचैनी थी जो आर्या महसूस कर रही थी। तुम भी महसूस कर रही हो? सोफिया ने पूछा। आर्या ने सिर हिलाया। हवा में कुछ बदल रहा है, जैसे कोई प्राचीन जादू जाग उठा हो। सोफिया उसके पास आकर खड़ी हो गई। हमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन जो यह है, यह अलग लगता है। किसी तरह ये तुम्हें बुला रहा है, आर्या। आर्या चौंकी। मुझे? हाँ, सोफिया ने गंभीर आवाज में कहा। जब भी यह अंधकार फैलता है, तुम्हारी फीनिक्स शक्ति प्रतिक्रिया देती है, जैसे दोनों का कोई संबंध हो। आर्या ने मुट्ठी बांधी। फीनिक्स की आग अंधकार को खत्म करती है, लेकिन अगर यह अंधकार उसी आग से पैदा हुआ हो तो? सोफिया अचानक तड़प उठी। तुम्हारा मतलब कोई फॉल्स फीनिक्स? आर्या की सांस रुक गई। उसने कभी यह सोचा ही नहीं था, पर अब ये संभव लग रहा था। कुछ ही समय बाद आर्या, सोफिया और लियोन परिषद हॉल में एकत्र हुए। लियोन गंभीर था, उसके चेहरे पर अपनी उम्र से अधिक बोझ था। पूरे साम्राज्य में अजीब घटनाएं हो रही हैं, उसने कहा। फसलें जल रही हैं, आसमान लाल हुआ है, और लोगों के सपनों में एक काली आकृति दिखाई दे रही है, आग जैसे लाल आंखों वाली। आर्या का दिल तेजी से धड़क उठा। वह मुझे ढूंढ रहा है। कमरे में सन्नाटा छा गया। लियाना ने पूछा, पर क्यों? तुम तो महल की रक्षक हो। आर्या धीरे से बोली, क्योंकि मैं फीनिक्स का पुनर्जन्म हूँ। लियोन ने सिर उठाया। और वह, शायद, फीनिक्स का अंधकार रूप। परिषद में खलबली मच गई। जादूगर लोरियन, जो वर्षों से महल का सबसे अनुभवी सदस्य था, बोला, पुरानी कथाएं कहती हैं कि फीनिक्स की शक्ति 2 भागों में बंटी थी। एक प्रकाश, एक अंधकार। प्रकाश का पुनर्जन्म तुम हो, आर्या। और लगता है अंधकार भी जाग चुका है। सोफिया ने दहशत में कहा। मतलब वह तुम्हारा प्रतिबिंब है? आर्या ने गहरी सांस ली। या मेरा शत्रु? महल की दीवारें अचानक कंपा उठी। गर्जन हुआ, जैसे धरती फट रही हो। सैनिक दौड़े, जादूगर मंत्र पढ़ने लगे, और आसमान काला हो गया। काले बादलों में एक आकृति उभर रही थी। लंबा कद, चोगा लहराता हुआ, आंखें अंगारे जैसी, और उसके चारों ओर धुएं जैसा अंधकार घूम रहा था। सोफिया ने कांपते हुए कहा, वह इंसान नहीं है। लियोन बोला, यही वह छाया है जो लोगों के सपनों में दिख रही थी। आर्या आगे बढ़ी। तुम कौन हो? आकृति हल्के से झुकी। उसकी आवाज किसी गहरी गुफा की प्रतिध्वनि जैसी थी। मैं वही हूँ, जो तुम्हारे साथ जन्मा था। आर्या स्तब्ध। फीनिक्स की दूसरी शक्ति। हाँ, तुम प्रकाश हो, मैं अंधकार। तुम पुनर्जन्म हो, मैं शाप। तुम आग हो, मैं राख। आर्या ने चुनौती दी। तुम महल पर क्यों हमला कर रहे हो? तुम्हें लेने आया हूँ। तुम मेरे बिना अधूरी हो। हम दोनों मिलकर इस दुनिया को जलाकर नया संसार बनाएंगे। लियोन बीच में आया। आर्या की इच्छा के खिलाफ कुछ नहीं होगा। छाया ने उसकी ओर देखा, और हवा कांप उठी। राजकुमार, तुम कमजोर हो। ये लड़की तुम्हारी दुनिया के लिए नहीं बनी। यह मेरी है। आर्या ने आग जगाई। मुझसे लड़ो। अंधकार हंसा। अभी नहीं, पहले अपनी शक्ति पहचानो, फिर मेरे पास आना। और वह अचानक गायब हो गया, पर पीछे अंधकार की परतें छोड़ गया, जो भूमि को निगलने लगी। महल फिर से कांप गया। आर्या का दिल भी। उस रात परिषद ने फैसला किया कि उन्हें इस दुश्मन का इतिहास जानना होगा। आर्या,
सोफिया और लियोन को महल के प्राचीन अभिलेखागार में भेजा गया। अभिलेखागार महल का सबसे गहरा क्षेत्र था, जहां सदियों पुराने ग्रंथ रखे थे। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, आग के कुछ मंत्रों वाली मशालें अपने आप जल उठी। लियोन बोला, ये जगह हमेशा से डरावनी लगी है। सोफिया ने व्यंग्य किया, तुम राजकुमार हो, तुम्हें डरने की अनुमति नहीं। लियोन मुस्कुराया, तनाव थोड़ा हल्का हुआ। तभी आर्या ने एक पुरानी किताब उठाई, फीनिक्स की विभाजन कथा। वह पढ़ने लगी। फीनिक्स शुद्ध शक्ति है, पर जब संसार में पहली बार लालच, क्रोध और अंधकार पैदा हुआ, फीनिक्स की आत्मा दो हिस्सों में बंट गई। एक हिस्सा प्रकाश जो जीवन, उपचार और साहस लाता है। दूसरा हिस्सा अंधकार जो विनाश, भय और क्रोध से जन्मा। सोफिया ने पूछा, तो अंधकार का फीनिक्स कोई राक्षस है? आर्या ने किताब आगे पढ़ी। नहीं, जब दोनों हिस्से विभाजित हुए, दोनों को मानवीय शरीर मिला। दोनों पुनर्जन्म लेते रहे, पर अंधकार वाला हमेशा प्रकाश वाले को ढूंढता रहा। लियोन का चेहरा बदल गया। मतलब, वह तुम्हारा पीछा सदियों से कर रहा है। आर्या की सांस भारी हो गई। और अब वह मुझे पा चुका है। अर्धरात्रि को आर्या अचानक जाग उठी। कमरे में धुंध भरी थी, और उसी धुंध में वह आकृति दिखाई दी। अंधकार, मेरे पास मत आना, आर्या ने चिल्लाया। आना तो तुम्हें है। आवाज ठंडी मगर मोहक थी। तुम्हारी आग अपूर्ण है, आओ, मैं तुम्हें पूर्ण बनाऊं। आर्या ने आंख बंद की, पर उसके सामने अचानक दृश्य उभरने लगे। एक विशाल युद्ध, फीनिक्स की दो लपटें, प्रकाश और अंधकार का टकराव, और फिर दोनों का एक शरीर में मिलना। आर्या हांफती हुई उठी। सोफिया दौड़कर आई। क्या हुआ? आर्या कांपती आवाज में बोली। वह मेरे सपनों में घुस आया है। वह मुझे अपने पास खींच रहा है। सोफिया ने उसे गले लगा लिया। तुम अकेली नहीं हो। वह चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, हम उसे हराएंगे। तीसरे दिन भोर होते ही धरती फिर कांपने लगी। महल के बाहर की भूमि फटने लगी। एक विशाल गड्ढा बन गया, और उसके बीचों बीच एक अंधकार द्वार उभर आया, जैसे कोई दूसरी दुनिया खुल रही हो। लियोन चिल्लाया, सैनिक, सब लोग रक्षा के लिए तैयार हो जाएं। जादू का पंक्तिबद्ध होने लगे, पर अंधकार से राक्षस निकलने लगे, काले धुएं से बने, आग जैसे लाल निशानों के साथ। सोफिया ने तुरंत जादू चलाया। आर्या, ये द्वार तभी बंद होगा जब तुम उसे रोकोगी। आर्या ने आग जगाई, पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली। उसके बाल लाल लपटों की तरह उड़ने लगे। आंखें चमक उठी। अंधकार की आवाज गूंजी, आओ, मेरा दूसरा हिस्सा। आर्या आगे बढ़ी। हर कदम के साथ आग जमीन पर फूलों की तरह खिल रही थी। लेकिन तभी छाया आकृति द्वार से बाहर आई। पहली बार पूरी तरह प्रकट हुई। लंबा, शक्तिशाली काले पंखों वाला, मानो अंधकार का फीनिक्स। उसने हाथ बढ़ाया। मेरे साथ चलो। आर्या ने आग उठाए। कभी नहीं। और दोनों की शक्तियां टकराईं। रात के आसमान में सूर्य की तरह चमक उठी। महल की दीवारें टूटने लगी। धरती फटने लगी। जादूगर अपनी पूरी शक्ति लगा रहे थे। सोफिया चिल्लाए, आर्या, उसे रोकना होगा वरना ये द्वार पूरे साम्राज्य को निगल लेगा। आर्या ने आंखें बंद की। फीनिक्स शक्ति उसके पूरे शरीर में दौड़ने लगी, और फिर उसने पूरी ताकत से आग का भावर छोड़ा। अंधकार चीखा, तुम मेरी ही शक्ति हो, मुझसे लड़ नहीं सकती। आर्या गरजी, मेरा जन्म हुआ था दुनिया बचाने के लिए, तुम्हें खत्म करने के लिए। और आग का प्रहार सीधे छाया को लगा। धुआं छूटते ही सभी स्तब्ध रह गए। अंधकार द्वार बंद हो रहा था, परंतु अंधकार पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। वह एक क्षण के लिए धुआं बनकर फैला, और फिर अचानक आर्या के पीछे प्रकट हुआ। उसने उसकी कलाई पकड़ ली। तुमने मुझे हराया नहीं, जागृत किया है। आर्या चीख उठी। सोफिया और लियोन उसकी ओर दौड़े, पर इससे पहले कि वे उसे छुड़ा पाते, अंधकार उसे अपने साथ खींचते हुए द्वार में घुस गया। अंतिम क्षण में द्वार बंद हो गया। सन्नाटा। लियोन जमीन पर घुटनों के बल गिर गया। सोफिया चीख पड़ी। आर्या। महल की दीवारें शांत थीं, पर हर किसी को पता था अध्याय 30 अंधकार की दस्तक। रात बहुत शांत थी, इतनी शांत कि जैसे संसार ने अपनी सांसें रोक ली हों। महल की ऊंची दीवारें स्याह आकाश में काली रेखाओं की तरह दिखती थीं, और आसपास की हवा में एक अजीब सी ठंडक तैर रही थी। वह ठंडक जो सिर्फ सर्दी की नहीं, बल्कि किसी अनचाही उपस्थिति की होती है।
आर्या अपनी बालकनी के रेलिंग पर हाथ रखे दूर के घने जंगलों को देख रही थी। उसकी आंखें स्थिर थीं, पर मन में उथल पुथल। पिछले कुछ दिनों में बहुत कुछ बदल गया था, उसके भीतर भी और उसके बाहर की दुनिया में भी। सोफिया पीछे से धीरे से बोली, तुम सोई नहीं? आर्या ने हल्का सा मुस्कुराकर कहा, आज नींद दूर है, कुछ होने वाला लगता है। सोफिया उसके पास खड़ी होकर बोली, हाँ, मैं भी महसूस कर रही हूँ। हवा में अजीब जादू है। दोनों काफी देर तक मौन खड़ी रहीं। यह मौन डर का नहीं, बल्कि आने वाले तूफान से पहले की तैयारी का था। सुबह की पहली किरणों के साथ सोफिया, लियोन और दो नए साथी, एलन पवन जादूगर और रेन रक्षा जादूगर, गृह प्रशिक्षण प्रांगण में जुटे हुए थे। लियोन ने कहा, आज का प्रशिक्षण सामान्य नहीं होगा। हमें तुम्हारी शक्ति को अगले स्तर पर उठाना है, आर्या। क्योंकि जो खतरा आ रहा है, वह हम सबको अकेले अकेले नहीं, बल्कि एक इकाई के रूप में चाहेगा। आर्या ने दृढ़ता से सिर हिलाया। लियोन ने चौक से जमीन पर एक पैटर्न बनाया, एक विशाल प्राचीन फीनिक्स का चक्र। जैसे ही आर्या उस चक्र के भीतर गई, चिन्ह लाल सुनहरी रोशनी से चमकने लगे। सोफिया बोली, ये फीनिक्स अभ्यंतर है। इसमें तुम अपनी सीमा से आगे जा सकती हो, या मर भी सकती हो। सावधान रहना। आर्या ने आंखें बंद की, और उसके भीतर आग का समुद्र उठने लगा। उसकी हथेलियों पर लौ उभर आई। धीरे धीरे ये लौ उजली, फिर सुनहरी, फिर सफेद होने लगी। एलिन अवाक, ये सामान्य आग नहीं है, ये पवित्र। रैंग गंभीर होकर बोला, नहीं, ये पवित्र नहीं, ये एक मूल लौ है, जिसके सामने अंधकार टिक नहीं सकता। आर्या की आंखें खुली। उनमें सिर्फ आग नहीं, एक शक्ति, एक दृढ़ता, एक चमक थी। वह अब सिर्फ एक जादूगर नहीं रही थी, वह फीनिक्स विरासत का जीवित रूप थी। दोपहर होते होते महल के पहरेदारों ने एक अजीब चीज देखी। जंगल के बीचों बीच हवा घुमड़ रही थी, जैसे कोई भंवर, जैसे कोई दरार, जैसे दुनिया फट रही हो। ये प्राकृतिक नहीं है, लियोन ने अपना भाला उठाते हुए कहा। अचानक, धड़ाम, जंगल की जमीन फटी, और उससे उठी छाया। एक ऊंची, काली आकृति महल की ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों से जमीन पर दरारें पड़ती जा रही थीं। सोफिया घबराते हुए बोली, ये तो प्राचीन रक्षक जैसे लगता है। नहीं, एलिन ने कांपती आवाज में कहा, ये रक्षक नहीं, ये भक्षक है। रेन ने अपने ढाल को उठाया, एक चमकदार नीला अवरोध प्रकाश में फैल गया। हम सब तैयार हो जाओ। भक्षक ने महल के द्वार पर वार किया। एक ही वार से दरवाजा थरथरा गया। लियोन चिल्लाया, आर्या, तुम आगे चलो, हम पीछे से रक्षा करेंगे। आर्या आगे बढ़ी। उसकी हथेलियों में आग फिर से जलने लगी। भक्षक की आंखों में लाल चमक थी। उसने एक गर्जना की, और अंधकार की लहर उठी। सोफिया ने जोर से कहा, ध्यान रखना, इसकी शक्ति आत्मा को खींचती है। आर्या ने आग की दीवार उठाई। अंधकार और आग टकराए, एक विस्फोट हुआ। धड़ाम, सभी पीछे फेंक दिए गए। लियोन ने करवट बदल कर कहा, ये सामान्य दुश्मन नहीं। आर्या उठी, कंधों पर धूल, चेहरे पर गुस्सा, और आंखों में आग। अगर यह मेरी आत्मा चाहता है, तो पहले इसे मेरी शक्ति से गुजरना होगा। उसने दोनों हाथ ऊपर किए। उसके चारों ओर आग का चक्र उठ गया। फीनिक्स की आकृति उस चक्र से निकलकर ऊपर उड़ी। एक चमकदार, सुनहरा फीनिक्स। भक्षक हिम्मत हार गया, लेकिन वह भागा नहीं, बल्कि उसके पीछे से दूसरा भक्षक उठ खड़ा हुआ। फिर एक और, फिर एक और। सोफिया चिल्लाए, लियोन, ये जाल है। ये सिर्फ पहला हमला नहीं, ये तो परीक्षण था। आर्या ने दांत भींचकर कहा, तो आओ, जितने आना है, आओ। लेकिन तभी, जंगल की गहराई में एक आवाज गूंजी, शांत हो जाओ, मेरी रचनाओं। भक्षक वहीं थम गए। सभी की निगाहें अंधकार में समाहित एक आकृति की ओर मुड़ गईं। रेन हकलाते हुए बोला, कौन है ये? आकृति धीरे धीरे पास आई। काले झरोखों जैसी आंखें, लंबा काला चोगा, हाथ में एक टूटी हुई पर शक्तिशाली छड़ी। वह बोला, मैं प्राचीन आदेश नाइटशेड का स्वामी हूँ। और तुम, आर्या, तुम मेरी चाबी हो। आर्या ने तल्ख स्वर में पूछा, मैं तुम्हें नहीं जानती। वह मुस्कुराया, पर मैं तुम्हें जानता हूँ, क्योंकि फीनिक्स विरासत तुम्हारी नहीं, मेरी थी, और तुमने उसे छीन लिया है। सोफिया ने फुसफुसाते हुए कहा, छीन लिया? ये झूठ है। नाइटशेड का स्वामी आगे बढ़ा।
ये दुनिया नहीं जानती, लेकिन फीनिक्स विरासत मूलतः अंधकार की शक्ति थी, जब तक कि प्रकाश ने उसे कैद नहीं कर लिया था। आर्या की आंखें फैल गईं। लियोन गुस्से से गरजा, तुम झूठ बोलते हो। हाँ, तो फिर ये देखो। उसने हाथ उठाया, और हवा लाल हो गई। एक दुष्ट प्रकाश आर्या की ओर खींचा। उसके दिल में दर्द उठा, जैसे कोई उसके भीतर की लौ को निचोड़ रहा हो। सोफिया चिल्लाए, रैन, अवरोध उठाओ। रैन ने मंत्र पढ़ा, एक नीली ढाल बनी, पर वह ढाल तुरंत टूट गई। नाइटशेड का स्वामी बोला, तुम मुझे नहीं रोक सकते। और फिर उसने अपना हाथ आर्या की ओर बढ़ाया। दर्द बढ़ता गया। आर्या घुटनों पर गिर गई। सांसें टूट रही थीं। सोफिया उसे पकड़ने दौड़ी। आर्या, जागो, तुम हार नहीं सकती। लियोन उस दुष्ट स्वामी पर झपटा, पर वह धुएं की तरह गायब होकर पीछे प्रकट हुआ। मूर्ख! आर्या की आंखें अंधी सी हो गईं। सब कुछ धुंधला, सब कुछ दर्द, लेकिन सिस्टम की आवाज उसके भीतर गूंजी। आर्या, ये तुम्हारी शक्ति नहीं छीन सकता, क्योंकि तुम्हारी शक्ति दो तत्वों की है। तुम आग की ही नहीं, प्रकाश की भी धनी हो। अचानक एक तेज सफेद रोशनी उसके सीने से फूटी। सोफिया पीछे फेंक दी गई। लियोन रुक गया। नाइटशेड का स्वामी आश्चर्य से पीछे हट गया। प्रकाश, नहीं, यह असंभव है। आर्या उठी। उसकी आंखें अब सुनहरी नहीं थीं, वे चमकदार सफेद थीं, जैसे शुद्ध प्रकाश। तुमने कहा था मैं चाबी हूँ, तो सुनो, चाबियां कई दरवाजे खोल सकती हैं, और मैं वह दरवाजा खोल रही हूँ, जो तुम्हें जलाकर राख कर देगा। उसकी हथेली पर सफेद आग जली, सुनहरी नहीं, लाल नहीं, बल्कि शुद्ध प्रकाश आग। फीनिक्स उसके पीछे प्रकट हुआ, इस बार सुनहरी रोशनी के बजाय दिव्य सफेद रोशनी के साथ। नाइटशेड गुर्राया, तुम्हें ये शक्ति नहीं मिलनी चाहिए थी, ये हमारे आदेश की थी। तो अब यह मेरी है, आर्या ने कहा। भक्षक उस पर झपटे, पर सफेद आग उन्हें छूते ही राख बन गई। नाइटशेड ने अंधकार की लहर उठाए, जैसे रात खुद हथियार बन गई हो। लेकिन आर्या ने एक हाथ उठाया, और प्रकाश की ढाल बन गई। अंधकार और प्रकाश टकराए, महल की जमीन कांप उठी, पेड़ झुक गए, हवा में चमकदार कड़कन हुई। सोफिया ने आंखें ढक लीं। ये तो देवताओं की लड़ाई जैसा है, लियोन ने धीमे स्वर में कहा। आर्या, तुम कौन हो? और फिर धड़ाम, एक भारी विस्फोट के साथ नाइटशेड का स्वामी 3 कदम पीछे गिरा। उसके चेहरे पर आशंका थी। यह अंत नहीं है, फीनिक्स वहेका। मैं लौट कर आऊंगा, और उस समय तुम्हारी रोशनी कभी भी पर्याप्त नहीं होगी। वह अंधकार में समा गया। भक्षक गायब हो गए। जंगल शांत हो गया, लेकिन हवा में आने वाले तूफान की गंध अभी भी थी। आर्या धीरे धीरे घुटने पर बैठ गई। उसकी शक्ति सामान्य होने लगी। सोफिया उसके पास आए। तुम ठीक हो? आर्या ने सिर हिलाया। मुझे लगता है ये तो बस शुरुआत थी, लियोन ने गंभीर स्वर में कहा। अगर नाइटशेड सच में लौट आया, तो हमें तुम्हारे प्रकाश जादू को पूरी तरह खोलना होगा। रैन ने दूर जंगल की ओर देखते हुए कहा। ये हमला सिर्फ संदेश था, असली युद्ध अभी बाकी है। एलिन ने हवा में हाथ घुमाया। हवा कांपी। जंगल में अभी भी कुछ छिपा है, जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है। सोफिया ने आर्या का हाथ पकड़ा। हम सब साथ हैं, जो भी आएगा सामना करेंगे। आर्या ने संकल्प भरी आवाज में कहा। हाँ, क्योंकि मैं अब वह लड़की नहीं जो मौत से भागी थी। मैं फीनिक्स हूँ, और फीनिक्स हमेशा लौटता है। आकाश में दूर एक लाल रेखा चमकी। जंगल में किसी प्राचीन मुहर के टूटने की आवाज गूंजी। आज की कहानी यहीं खत्म होती है। अगर दिल छू गई हो, तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले सफर में एक नॉवल डायरीज के साथ।